हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछले क्लास में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। बहुत ही आसान चैप्टर है। एग्जाम में जो जनरली इसका एक क्वेश्चन टेस्ट किया जाएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अभी हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे ना, ठीक है, इसमें जो आपके हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इसी में से देखना आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू भी बना के पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंट एमसीक्यू, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछने की चांसेस थोड़ी कम लग रही है। इंडिपेंडेंट एमसीक्यू बना के पूछ सकते हैं, ठीक है, 1-2 मार्क का। वैसे बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका। एंड लेवरेज जो सिंपल मैंने बताया था, उसके बाद जो सेकंड सबसे सिंपल चैप्टर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो डिविडेंड डिसीजन ही है, ठीक है। तो फटाफट से देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आप रीड करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1 को। इन द मंथ ऑफ मे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड वाज सोल्ड फॉर ₹1460 पर शेयर, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट वो जो कंपनी आरटी लिमिटेड, उसकी एक शेयर की प्राइस क्या चालू है? 1460 चालू है। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ 7.5% इज एंटिसिपेटेड। आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। देखो, एक तो ये जो लाइन आपको दी है इसका मतलब क्या है कि आरटी लिमिटेड जो है वो क्या सोच रही है कि उसका अर्निंग्स जो है क्या होगा, 7.5% पर एनम के हिसाब से ग्रो करेगा। एंड आरटी लिमिटेड सोच रही है कि वो आने वाले साल एक शेयर के पीछे जो क्या करेगी, ₹20 का डिविडेंड देगी, ठीक है। तो ये जो ₹20 पर शेयर है ये क्या है? D1 है, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T = 1, ओके। एंड यहां पर अर्निंग्स का ग्रोथ रेट आपको दिया 7.5% एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर दिया कितना है? 1460। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या निकालना है? देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलोंग विद अर्निंग्स एट 7.5% पर ईयर इन परपेचुइटी। तो अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वही डिविडेंड का ग्रोथ रेट रहेगा, ऐसा बोला आपको पार्ट 1 में। और क्या पूछ रहे हैं वो आपको? रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न। बेसिकली वो आपको पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बताओ, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है? P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, ठीक है। कि करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है जो है वो क्या रहेगा? D1 वोल डिवाइडेड बाय KE माइनस G। इसी से देखो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, ठीक है। वैसे हमने ये फॉर्मूला जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी देख रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज इक्वल्स टू D1 बाय P0 प्लस G। आईसीआई ने अपने सॉल्यूशन में क्या मिस्टेक कर रही है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर है ना आईसीआई का, वो गलत दिया। उन्होंने क्योंकि क्या करा है, ये जो ₹20 पर शेयर है ना उसको उन्होंने D0 माना है, ठीक है। बट होना क्या चाहिए? D1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन आप रीड करो अच्छे से, आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आरटी लिमिटेड सोच रही है कि आने वाले साल वो जो एक शेयर के पीछे ₹20 का डिविडेंड देगी, ठीक है। ये नहीं लिखा है कि आरटी लिमिटेड ने एक शेयर के पीछे ₹20 का डिविडेंड दे दिया, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है कि आरटी लिमिटेड हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। अगर वो लिखा होता तो उसको हम D0 मानते थे, बट ये एक्सपेक्टेड वर्ड लिखा है, इस वजह से क्या होगा, इसको आपको D1 मानना पड़ेगा, ओके। सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने बराबर क्या करा है, इसको D1 माना है, बट फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने वहां पर मिस्टेक कर दी, ठीक है। बट अभी हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तब हम वो मिस्टेक नहीं करने वाले। हम तो क्या करेंगे, D1 जो है उसको 20 लेंगे, ठीक है। इसके अलावा P0 जो है उसको हम 1460 लेंगे और ग्रोथ रेट जो है उसको हम क्या करेंगे 7.5% लेंगे। बस फटाफट से जो है फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करो, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। लिखना स्टार्ट करो। तो KE इज इक्वल्स टू D1 बाय P0 प्लस G। D1 कितना है? 20 है। P0 कितना है? 1460 है। एंड ग्रोथ रेट कितना है? 7.5% है। डेसिमल्स में कितना हो जाएगा? 0.075, ठीक है। अब 20 डिवाइडेड बाय 1460 जो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख रहा हूं, तो ये आएगा 0.0137 प्लस 0.075। इन दोनों फिगर्स को ऐड करना और बताओ क्या आ रहा है? 0.0137 प्लस 0.075, ये आ रहा है 0.0887। दैट इज परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो क्या होगा? 8.87%, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ना उसका आंसर आ गया है। क्लियर? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व करके हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है उसको रीड करो आप। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड शैल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। तो आपको जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू दिया है कितना? 10%। और जो बी होता है रिटेंशन रेशियो वो कितना दिया है आपको? 60%, ठीक है। ग्रोथ रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना, बी मल्टीप्लाइड बाय आर, जिसमें बी क्या होता है आपका? रिटेंशन रेशियो, और आर क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? 10% है। एंड जो बी है वो कितना है? 60% है, ओके। आगे देखो, इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमने ग्रोथ रेट क्या लिया था? 7.5% लिया था। अब सेकंड वाले पार्ट में जो है ग्रोथ रेट आपका चेंज हो रहा है कि नहीं वो आपको बताना है, और अगर वो चेंज हो रहा है तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो जो नया वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी आपको निकाल के बताना रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आपका ग्रोथ रेट क्या आ रहा है वो हम निकाल ले रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में ग्रोथ रेट क्या आ रहा है वो हम निकाल ले रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है कितना है? 10% है। एंड रिटेंशन रेशियो जो है वो भी आपको दे रखा है कितना है? 60% है।
ठीक है। तो यहां पर ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है वो होता है बी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो बी जो है वो 60% है और आर जो है वो 10% है, ठीक है। 60% मल्टीप्लाइड बाय 10%, 60% को अगर आप डेसिमल्स में लिखोगे तो क्या होगा 0.6 होगा, एंड 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे क्या होगा, ये आपका 6% आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, 6% आ रहा है, ओके। एंड फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा ग्रोथ रेट क्या था, 7.5% था। तो ग्रोथ रेट क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, ठीक है, ओके। चलो अभी देखना, फर्स्ट वाले पार्ट में ग्रोथ रेट क्या था हमारा, 7.5% था, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा ग्रोथ रेट 7.5% था, ठीक है। यहां पर देखो मैं एक चीज और लिख रहा हूं कि G इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाले पार्ट का रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाले पार्ट में जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट था वो, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपको ग्रोथ रेट दिया है वो कितना था, 7.5% था, ठीक है, 7.5%। अब फर्स्ट वाले पार्ट में रिटेंशन रेशियो क्या है वो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम B1 ही लिख रहे हैं। एंड फर्स्ट वाले पार्ट में जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है उसको हम क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं जो सेकंड वाले पार्ट में दिया था उसके बराबर ही, ठीक है, मतलब कितना 10% ही, ठीक है, 10% ही, ओके। तो देयरफॉर B1 इज इक्वल्स टू 7.5, ठीक है, परसेंट है, ठीक है, 7.5% डिवाइडेड बाय 10%। तो परसेंटेज जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 10 करने पे कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जहां पर आपका ग्रोथ रेट 7.5% था वहां पर आपका रिटेंशन रेशियो कितना था, 0.75 था, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 75% भी बोल सकते हो, दैट इज 75%, ओके। एक बार देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि फर्स्ट वाले पार्ट में आपका ग्रोथ रेट कितना है, 7.5% है, ठीक है। और हमने क्या माना कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या रहेगा, 10% ही रहेगा, ठीक है। जो सेकंड वाले पार्ट में दिया था रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट 10%, वही हम मान रहे हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट में भी था, ठीक है। तो उस हिसाब से फर्स्ट वाले पार्ट में रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा वो हमने निकाल लिया इस इक्वेशन को यूज में लेकर। तो हमारा जो फर्स्ट वाले पार्ट में रिटेंशन रेशियो है वो क्या आ रहा है, 0.75 आ रहा है, मतलब कितना, 75%, ओके। एंड सेकंड वाले पार्ट में रिटेंशन रेशियो क्या है, 60% ही है। सेकंड वाले पार्ट में जो रिटेंशन रेशियो है वो कितना है, 60% है, ओके। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि D1 कितना है, 20 है, D1 कितना है, 20 है, ठीक है। D1 जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो, ठीक है। तो 20 इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाले पार्ट में, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले पार्ट में रिटेंशन रेशियो कितना है, 75% है, तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 25% रहेगा, ठीक है। पे आउट रेशियो कैसे निकालोगे आप, 100% माइनस रिटेंशन रेशियो, तो 100% माइनस 75% करने पे क्या होगा, 25% आ जाएगा। ये मैंने इसको 25% लिख दिया। तो अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 कितना आ रहा है देख लो, 20 डिवाइडेड बाय 25%, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 25%, ये करने पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है, 80 आ रहा है, क्लियर। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में आपका ग्रोथ रेट चेंज हो गया, ठीक है, 7.5% से कम हो गया, कितना हो गया, 6% हो गया, ठीक है। एंड सेकंड वाले पार्ट में जो रिटेंशन रेशियो है वो भी क्या है, 60% है, 75% नहीं क्या है, 60% है। तो सेकंड वाले पार्ट में जो आपका D1 है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर सेकंड पार्ट डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 जो है वो क्या रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम T इक्वल्स टू 1 कितना है, 80 है। एंड अब सेकंड वाले पार्ट में पे आउट रेशियो क्या रहेगा, सेकंड वाले पार्ट में जो रिटेंशन रेशियो है वो कितना है, 60% है, तो पे आउट रेशियो क्या रहेगा, 40% रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 40% लिख दे रहे हैं, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 40%, 80 मल्टीप्लाइड बाय 40% जब आप करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो हमारा D1 आ गया 32, ग्रोथ रेट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, 6% है, और P0 कितना है, 1460, ठीक है। अब देखो आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो क्या आ रहा है सेकंड वाले पार्ट में, D1 बाय P0 प्लस G, D1 की जगह 32 लिखना, P0 की जगह 1460 एंड ग्रोथ रेट की जगह 6%, ठीक है। 6% यानी कितना होगा डेसिमल में, 0.06। अब देखो 32 डिवाइडेड बाय 1460, ये करने पे कितना आ रहा है, 0.0219, ठीक है, प्लस 0.06, 0.0219 प्लस 0.06, ये करने पे कितना हो गया, 0.0819, ठीक है। डेट इज परसेंटेज टर्म्स में कितना हो जाएगा, 8.19%, ठीक है, 8.19%। और यहां पर जो है हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ रेट जो है कितना आ रहा है, 6% आ रहा है सेकंड वाले पार्ट में, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितना आ रहा है, 8.19% आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमने एक अजम्पशन लिया है, वो आपने लिख देना। क्या अजम्पशन लिया हमने, कि जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, पहले वाले पार्ट में दूसरे वाले पार्ट में क्या सेम है, ठीक है। तो आपको सेकंड वाले पार्ट में दिया था ना ये चीज, सेकंड पार्ट में देखो क्या चीज दिया है कि आरटी लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू आपको 10% दे रखा है, स्मॉल आर का वैल्यू आपको 10% दे रखा है सेकंड पार्ट में। तो हमने ये माना कि फर्स्ट वाले पार्ट में भी, ठीक है, जो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 10% ही है, ठीक है। यहां पर देखो हमने वही चीज यूज में ली है,
कि ग्रोथ रेट जो है फर्स्ट वाले पार्ट में वो क्या रहेगा, फर्स्ट वाले पार्ट का रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाले पार्ट का रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, और बाद में उसको हमने क्या लिखा है 10% ही लिखा है, ठीक है। और फर्स्ट वाले पार्ट में ग्रोथ रेट क्या था 7.5%। इस इक्वेशन को सॉल्व करके फर्स्ट वाले पार्ट का रिटेंशन रेशियो जो है वो क्या निकल के आया 0.75 निकल के आया, इसका मतलब कितना 75%, ठीक है। बाद में हमने क्या करा, अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया, क्योंकि आपको दे रखा था कि डिविडेंड पर शेयर जो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना है 20 है, ठीक है। एंड डिविडेंड पर शेयर जो है एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 वो क्या रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। अब फर्स्ट वाले पार्ट में अगर रिटेंशन रेशियो 75% है तो पे आउट रेशियो क्या रहेगा 25% रहेगा, तो वो हमने लिख दिया। डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 आपको दिया है 20, तो अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 जो है वो आ गया हमारा 20 डिवाइडेड बाय 25%, यानी कितना हो गया 80 आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट में भी देखो क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है, तो उसको हमने क्या कहा 80 लिखा, ठीक है। बट अब पे आउट रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में जो रिटेंशन रेशियो वो कितना है 60% है, तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा 40% रहेगा। 80 मल्टीप्लाइड बाय 40% करने में कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो हम D1 की जगह जो है क्या लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं। P0 जो है वो आपका सेम ही रहेगा जो फर्स्ट वाले पार्ट में था 1460, एंड ग्रोथ रेट जो है वो आप 7.5% ही लिखोगे, कितना लिखोगे 6% लिखोगे, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर हमने सब फिगर्स लिख दी, D1 की जगह 32, P0 की जगह 1460 एंड ग्रोथ रेट की जगह 0.06। ये सॉल्व करने में पूरा आपका क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.0819 आ रहा है डेसिमल्स में, तो परसेंटेज टर्म्स में कितना हो गया 8.19%, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क्स वगैरह के लिए, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ओके ठीक है। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखना, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ओके। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप रीड करना स्टार्ट करो। A&R Limited is a large cap multinational company listed in BSE in India with a face value of rupees 100 per share, ठीक है। The company is expected to grow at the rate of 15% per annum for next 4 years, then 5% for an indefinite period। तो ये जो लाइन लिख के दी है आपको, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले 4 साल तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा 15% रहेगा, और उसके बाद जो है ग्रोथ रेट क्या होगा आपका 5% रहने वाला है, ठीक है, इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आगे देखना, द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया आपको 20%। कंपनी पेड ₹120 एज ए डिविडेंड पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये D1 है कि D0 है आप ही बताओ, क्या लिखा देखो, कंपनी पेड ₹120 एज ए डिविडेंड पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो ये D0 है, ठीक है। 120 क्या है, D0 है, ये D1 नहीं है, ओके। द शेयर्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹3,122 ऑन लास्ट डे। फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, देखो D1 निकाल लेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे और D4 निकालेंगे, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर जो हम एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1, T इक्वल्स टू 2, T इक्वल्स टू 3 और T इक्वल्स टू 4 निकालेंगे, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, उनका प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर प्राइस निकाल लेंगे 4th ईयर के एंड में, ठीक है। शेयर प्राइस निकालेंगे हम 4th ईयर के एंड में, ठीक है। 4th ईयर के बाद जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है आपका 5% रहने वाला है इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। तो क्या कर रहे हैं हम, शेयर प्राइस निकाल लेंगे 4th ईयर के एंड में, उसके लिए भी हमें क्या लगेगा, डिविडेंड लगेगा, ठीक है, एट ए टाइम T इक्वल्स टू 5, डिविडेंड पर शेयर जो एट ए टाइम T इक्वल्स टू 5 वो लगेगा। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है हमारे पास में, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें डिविडेंड पर शेयर निकाल लेना है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1, T इक्वल्स टू 2, T इक्वल्स टू 3, T इक्वल्स टू 4 और T इक्वल्स टू 5 भी लगने वाला है, तो वो भी हम निकाल ही ले रहे हैं, ओके ठीक है। यहां पर देखना, आप कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि पहले हमने लिख दिया कि D0 कितना है 120 है, ठीक है, D0 कितना है 120 है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स ग्रोथ रेट जो है वो कितना है 15% है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब D1, D2, D3 और D4 निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने एक कॉलम बनाया ईयर का, फिर ये आपका डिविडेंड पर शेयर, फिर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, यहां पर डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है 20% दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 20%, और चौथा कॉलम जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू का, तो 1, 2, 3 और ये हो गया बाद में 4। तो डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम T इक्वल्स टू 0 कितना है 120 है, उसमें आप क्या करो 15% बढ़ा दो, ठीक है, कैलकुलेटर पे करते जाना, तो 120 प्लस 15%, ये करने पे कितना आ रहा है 138 आ रहा है, ठीक है। 120 प्लस 15% करने पे 138 आ रहा है। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 2 क्या रहेगा, उसमें और 15% बढ़ा दो, तो 138 प्लस 15% ये करने पे आ रहा है 158.7, ठीक है। एंड डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 3 क्या रहेगा, इसमें और 15% बढ़ा देंगे, कितना आ रहा है 182.505 आ रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं ना, इसको हम 182.51 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 182.51। और डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 4 क्या रहेगा, इसमें और 15% बढ़ा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 209.88 समथिंग आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 209.88, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है पहले 4 साल के वो भी निकाल ले रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है,
बाद में इक्वल्स को बटन प्रेस कर दो, क्या आ रहा है 0.8333 वैसा है, इसको हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं, तो 0.8333, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है फर्स्ट ईयर का क्या आ गया 0.8333। बाद में एक और बार इक्वल्स को बटन प्रेस कर दो, तो ये क्या आ रहा है 0.6944। एक और बार इक्वल्स को बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये आ गया 0.5787, और एक और बार इक्वल्स को बटन प्रेस करने पे ये कितना आ गया देखो 0.4823, ठीक है। अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस का राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो फोर्थ ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना आ रहा है 0.4823 आ रहा है, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलते जाएगी, सेकंड कॉलम की फिगर्स और थर्ड कॉलम की फिगर्स को मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू मिलते जाएगा। तो 138 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333, 138 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333 कितना आ रहा है 114.9954 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है 115। इसके बाद 158.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944 करो, 158.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944 कितना हो गया 110.20, ठीक है। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते जा रहा हूं तो 110.20। इसके बाद अब इन दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई करो, 182.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.5787, तो 182.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.5787 ये कितना आ रहा है 105.62, 105.62। और आखिरी में 209.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.4823 ये कितना होगा देखो 209.88 मल्टीप्लाइड बाय 0.4823 ये हो गया 101.23, 101.23। अब लास्ट वाले कॉलम में जो भी हमने फिगर्स लिखे उसका एडिशन बताओ कितना आ रहा है 115 प्लस 110.20 प्लस 105.62 प्लस 101.23 कितना हो गया 432.05, ठीक है 432.05। अब हम क्या कर रहे हैं टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या होगा, यहां पर हम निकाल रहे हैं प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है। प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो उसको हम P4 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, और ये कैसे निकलेगा आपका T5, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यूज में ले लिया। तो प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो है वो क्या रहेगा डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 5 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अब हम D5 कैसे निकालेंगे, जो हमारा फोर्थ ईयर में डिविडेंड पर शेयर आया था उसको हम और क्या करेंगे 15% से बढ़ा देंगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप 15% से बढ़ाओगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब फिफ्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है वो 15% नहीं है, कितना है 5% है। एक सेकेंड, ठीक है। फिफ्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है ना वो 15% नहीं है, कितना है 5% ही है, ठीक है। तो आप उसको अगर 15% से बढ़ा दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या करना है उसको 5% से ही बढ़ाना है, ओके ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुको। कहां पे गया लिखा हुआ, एक सेकेंड। पता नहीं कहां पे चली गई फाइल, एक सेकेंड वेट करना। ठीक है चलो मिल गया। तो डिविडेंड पर शेयर जो एट टाइम T इक्वल्स टू 5 जो है वो क्या रहेगा डिविडेंड पर शेयर एट टाइम T इक्वल्स टू 4 जो है उसमें आप क्या करो 5% बढ़ा दो, आपका क्या होगा डिविडेंड पर शेयर एट टाइम T इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 209.88 है 209.88 इसमें आपको क्या करना है 5% बढ़ा देना, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसा भी लिख के बता दे रहा हूं आपको, T4 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अब यहां पर देखो हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, तो D4 कितना है 209.88 है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, ये 1.05। तो 209.88 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 20% है, तो उसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना होगा 0.2 होगा, माइनस ग्रोथ रेट कितना है 5% है, फिफ्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है 5% है, उसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना होगा 0.05 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेटर पे निकाल लो और बताओ कितना आ रहा है, तो 209.88 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.05 करने पे क्या होगा 0.15 आएगा। तो ये डिवीजन करने के बाद ये आ गया आपका 1469.16, ठीक है। तो प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर जो है कितना आ गया 1469.16 आ गया। अब ये जो आपने टर्मिनल वैल्यू निकाली है, ठीक है, आपने प्राइस पर शेयर जो निकाला एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P4 तो क्या होगा P4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के होल टू द पावर 4, ठीक है।
तो 1469.16 डिवाइडेड बाय 1.2 टू द पावर 4 एंड आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1469.16 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 1 डिवाइडेड बाय ये जो चीज है 1 डिवाइडेड बाय 1.2 टू द पावर 4, इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है फोर्थ ईयर का वो क्या है 0.4823 है, ठीक है। तो आप 1469.16 जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.4823 से, कितना आ रहा है देखना, ये आ रहा है आपका 708.58। अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो ये हो गया 708.58, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है शेयर का एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या आ रहा है देखना, जो पहले 4 साल के डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू आया है आपका, ठीक है, और उसका भी सम, पहले 4 साल के डिविडेंड पर शेयर के प्रेजेंट वैल्यू का सम वो कितना है 432.05 एंड टर्मिनल वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो 708.58, इन दोनों का आपको क्या करना रहेगा, एडिशन करना रहेगा। तो 432.05 के 432.05 प्लस 708.58, इनका एडिशन करने पे बताना क्या आ रहा है, 432.05 प्लस 708.58, ये करने पे आ रहा है 1140.63, ठीक है। तो यही तो आपको निकालने को बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है पर शेयर निकाल के बताओ, ये हमने निकाल के बता दिया। और साथ में क्या बताना है, स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। आज की तारीख में शेयर की जो प्राइस चालू है मार्केट में कितना है 3122 है, ठीक है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर जो भी हमने निकाला वो तो क्या है 1140.63 आया, तो आप क्या बोलोगे, शेयर्स क्या है ओवर प्राइस्ड, कि शेयर्स क्या है ओवर प्राइस्ड, शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड एज करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, शुड बी प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शुड बी प्राइस, तो हमारे हिसाब से शेयर का जो प्राइस है वो रहना चाहिए 1140.63, ठीक है, बट एक्चुअल में जो शेयर का प्राइस चालू है अभी मार्केट में कितना है 3122 है, तो हमारे हिसाब से शेयर्स क्या है ओवर प्राइस्ड, ठीक है। अगर हमें 20% रिटर्न चाहिए, यहाँ पर डिस्काउंटिंग का रेट हमने क्या लिया 20% लिया ना, तो अगर हमें 20% रिटर्न चाहिए, ठीक है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन में उस हिसाब से हम जो है आज की तारीख में कितना प्राइस देने को तैयार रहेंगे 1140.63 जो है इतना रुपए हम देने को तैयार है, ठीक है। बट एक्चुअल में अभी शेयर का प्राइस क्या चालू है मार्केट में 3000 समथिंग कुछ चालू है, ठीक है, 3122 चालू है, तो हमारे हिसाब से शेयर्स क्या है ओवर प्राइस्ड है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पूरा सॉल्व कर लिया है, समझ में आ गया ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है 5 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना अभी सीए फाइनल के पेपर में केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में पूछा गया था, तो ये चीजें सीए फाइनल के अंदर भी है, ठीक है। अभी आप जो पढ़ रहे हो ना पूरा सीए इंटर एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये आपके सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा गया था अभी सीए फाइनल के पेपर में, ओके। तो देखो आप किस टाइप के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, और ये कोई डिफिकल्ट थोड़ी नहीं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सिंपल ही आते, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह पूरे क्लियर है तो आप इजीली जो क्वेश्चंस बना पाओगे, ओके, ठीक है। चलो अब हम जो है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। डिविडेंड डिसीजन वैसे भी बहुत सिंपल चैप्टर है, लेवरेज हो गया और एक डिविडेंड डिसीजन, ये दोनों बहुत सिंपल चैप्टर है, और एग्जाम में अगर इनके क्वेश्चंस आए ना तो एकदम ढूंढ के पहले बना देना, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो आते हैं एकदम सिंपल ही आते। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको रीड करना स्टार्ट करो। HM Limited is listed on Bombay Stock Exchange, which is currently being evaluated by Mr. A on certain parameters. Mr. A collated following information. The company generally gives a quarterly interim dividend rupees 2.5 per share. नहीं, कुछ मिस्टेक हुई है रीड करने में, हाँ यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड के बाद फुल स्टॉप है, वो ऐसे रीड कर रहे थे, कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, ये इतना एक लाइन है, इसके बाद में रुपीज 2.5 पर शेयर इज द लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हो रहा है, द कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी जो है साल में 4 बार डिविडेंड बांटती है, ठीक है। और क्या लिखा है बाद में, रुपीज 2.5 पर शेयर इज द लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो कितने रुपए का है, एक शेयर के पीछे 2.5 रुपीज का, तो साल भर का डिविडेंड कितना हो जाएगा, ठीक है। साल में कंपनी 4 बार डिविडेंड बांटती है ना, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये करने में कितना होगा 10 आ जाएगा, ओके। आगे रीड करना, द कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाय 20% ऑन अ 5-year कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस। However, the company expects following retention amounts against probabilities mentioned as a contention is dependent upon cash requirements for the company. तो ये जो पहला लाइन लिख रखा है इस पैराग्राफ में, इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी का सेल्स है वो क्या हो रहा है 20% पर एनम के हिसाब से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड आपको जो ये नीचे देखो एक टेबल दे रखा है, उसमें बताया गया है कि रिटेंशन रेशियो जो है कितना रह सकता है और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वैसा, ठीक है।
तो यहां पर ये देखो टेबल को हम रीड कर ले रहे हैं कि सिचुएशन ए में रिटेंशन रेशियो बोला है 50% रहेगा, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। सिचुएशन बी में रिटेंशन रेशियो बोला है 60% रहेगा, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। और सिचुएशन सी में जो है रिटेंशन रेशियो बोला है 50% और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, ठीक है। यहां पर देखना इसका एडिशन आपका 100% आएगा, प्रोबेबिलिटीज का सम कभी भी क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो 100% आना चाहिए। 30% प्लस 40% प्लस 30% करने में क्या होगा 1, ठीक है। ओके, आगे देखो रीड कर रहे हैं, द करंट रिस्क फ्री रेट इज 3.75% एंड विद अ बीटा ऑफ 1.2, कंपनी इज हैविंग अ रिस्क प्रीमियम ऑफ 4.25%। तो ये वाले इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना रहेगा ना, उसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, CAPM का फॉर्मूला यूज में लेंगे, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो रिस्क फ्री रेट आपको दिया 3.75%, RM माइनस RF जो है वो कितना दिया आपको 4.25%, और बीटा कितना दिया 1.2, ठीक है। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर ए इन कैलकुलेटिंग द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। गॉर्डन्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, शेयर प्राइस निकालने का, वो क्या होता है, P0 इज इक्वल्स टू D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस D होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। ओके, इसको आप D1 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस D मतलब क्या होगा D1 होगा, ठीक है। तो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। अब यहां पर देखो हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। D1 निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, D1 निकाल लेते हैं। यहां पर देखो ये वाली लाइन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी, कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, और बाद में क्या दिया ₹2.5 पर शेयर इज दी लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो ये आपको D0 दे रखा है, ठीक है, D0 दे रखा है, लिखना। तो D0 जो है वो क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना 10, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि कंपनी जो साल में 4 बार डिविडेंड बांट रही है ना, ठीक है, तो हर बार जो डिविडेंड का अमाउंट है वो क्या है सेम है। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि अभी लेटेस्ट जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कितना है, एक शेयर के पीछे 2.5 रुपीज का, तो पूरा साल भर में डिविडेंड का अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 10 रुपए का, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना 10, ठीक है। अब D1 जो है वो हम कैसे निकालेंगे, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, तो उसके लिए हमें ग्रोथ रेट लगेगा, ठीक है। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला है बताना हो क्या होता है, B मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। B मतलब क्या होता है रिटेंशन रेशियो, और R मतलब क्या होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो R तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो R आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना है 10% है जनरेटेड बाय दी कंपनी। ये वाला लाइन जो मेरे ख्याल से हमारा रीड करने का रह गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना है 10% है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट जो है 10% है। आर का वैल्यू दे रखा है। रिटेंशन रेशियो जो है कैसे निकालोगे, अब यहां पर रिटेंशन रेशियो की एक वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, 3 वैल्यूज दे रखी, 50%, बाद में 60% और बाद में फिर से 50%, और उनकी जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो भी आपको दे रखी है। तो हमें भी क्या करना रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। यहां पर देखना हम एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, सिचुएशन, बाद में क्या है रिटेंशन रेशियो, ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटीज। रिटेंशन रेशियो को हम डिनोट कर रहे हैं बी से, प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कर रहे हैं पी से, और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी। रिटेंशन रेशियो बताना कितना कितना दिया है, 50%, 60% और 50% लिख दे रहे हैं, 50%, 60% और बाद में फिर से 50%, और प्रोबेबिलिटीज कितनी दी है 30%, 40%, 30%। 30% यानी कितना 0.3, 40% यानी 0.4 और फिर से 30% यानी कितना 0.3। मल्टीप्लिकेशन बताना क्या आएगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 50% कितना हो गया 15%, ठीक है। बाद में 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 60% ये कितना आ रहा है 24%, और इसके बाद 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 50% ये करने में क्या होगा फिर से 15% आ रहा है, ठीक है। अब आखिरी वाले कॉलम में आपने जो फिगर्स लिख रखी है इसका आप एडिशन करो और बताओ क्या आएगा, 15 प्लस 24 प्लस 15 कितना हो गया 54%। ये 54% ये क्या चीज है आपका एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो, एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो कितना आ गया 54%, ठीक है। एंड अब हम देखो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ रेट निकाल पाएंगे। G इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो कितना है 54% आया, इसको हम डेसिमल्स में 0.54 लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10%, तो 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 10% ये करने पे कितना होगा 5.4% आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्रोथ रेट भी आ गया, कितना आ रहा है 5.4% आ रहा है, ठीक है यहां तक, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ले रहे हैं, और उसके लिए क्या होगा हमें ये वाला इंफॉर्मेशन जो है पूरा यूज में लेना पड़ेगा कि करंट रिस्क फ्री रेट जो है कितना है 3.75% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है, ठीक है, RM माइनस RF जो कितना है 4.25% है, और बीटा कितना है 1.2 है। तो KE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा।
RF कितना है 3.75% है ना, RM माइनस RF कितना है 4.25% है, 4.25, और बीटा कितना है 1.2, 3.75 प्लस, अब 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये करने पे कितना आ रहा है 5.1 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर लो आप, 3.75 प्लस 5.1, ये करने पे कितना हो गया 8.85। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो क्या आ गया आपका 8.85% आ गया है। ठीक है, अब देखना यहां पर हमें क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, वही पूछा है ना, कैलकुलेट द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला में यहां पर मैंने आपको लिख के बता दिया था, D0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाय के माइनस जी। एक बार मैं यहां पर फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, D0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ये फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। D0 कितना है 10 है, ब्रैकेट में 1 प्लस जी क्या लिखोगे आप, ग्रोथ रेट जो है आपका 5.4% आया, तो डेसिमल्स में क्या हो जाएगा 0.054, ये 0.054 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 8.85% है, उसको आप डेसिमल में कितना लिख सकते हो 0.0885 माइनस ग्रोथ रेट क्या लिखोगे आप 0.054। ठीक है, यहां पर देखना 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.054, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.054, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.0885 माइनस 0.054, ये करने पे कितना आ रहा है 0.0345, और इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली निकाल पाओगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.054 डिवाइडेड बाय 0.0345 कितना आ गया 305.51। ठीक है, अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख रहे हो क्या आ रहा है 305.51। ठीक है, यही पूछा था ना सिर्फ। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर इन कैलकुलेटिंग द करंट मार्केट प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला, तो हमने निकाल लिया है। कितना आ रहा है 305.51 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने D0 लिख दिया, तो यहां पर D0 अगर आपने 2.5 लिखा वहां पर ही आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, 2.5 गलत रहेगा, 10 रहेगा। D0 कितना यहां पर 10 है, क्योंकि यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, इसका मतलब क्या हो रहा है कंपनी साल में जो है क्या करती है 4 बार डिविडेंड बांटती है, और फिर आगे क्या लिख के दिया है आपको ₹2.5 पर शेयर इज द लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक है, मतलब पिछले ही क्वार्टर में कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा था कितना था 2.5 रुपीज का था, और हम ये मान रहे हैं कि हर बार जो कंपनी डिविडेंड बांटती है हर क्वार्टर में क्या सेम अमाउंट का है। इसका मतलब क्या होगा पूरे साल भर में कंपनी कितना डिविडेंड बांटी है 10 रुपए का, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कितना हो गया 10। अब हमें क्या करना था D1 निकालना था। ठीक है, अब D1 निकालने के लिए हमें ग्रोथ रेट लगेगा। ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे यहां पर आप, यहां पर अगर आपने ग्रोथ रेट जो है 20% ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप ग्रोथ रेट जो है 20% नहीं ले सकते, क्योंकि सेल्स का ग्रोथ रेट है 20%। ठीक है, ये जो ग्रोथ रेट है 20% ये सेल्स का है। ठीक है, डिविडेंड का नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे B मल्टीप्लाइड बाय R करके। B मतलब क्या होता है रिटेंशन रेशियो, R मतलब क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट होता है आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 10% है। ठीक है, एंड अब रिटेंशन रेशियो आप कैसे निकालोगे, तो रिटेंशन रेशियो की आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं दे रखी, आपको क्या कर रखा है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रिटेंशन रेशियो की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहां पर एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो हमने निकाल लिया, और वो कितना आया 54% आ गया। ठीक है कि नहीं, ओके। तो बाद में हमने ग्रोथ रेट निकाल लिया B मल्टीप्लाइड बाय R करके, वो कितना आ गया 5.4%। बाद में हमने क्या करा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए यहां पर हमने क्या करा CAPM का जो फॉर्मूला होता है वो यूज में लिया, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो RF कितना है 3.75%, RM माइनस RF कितना है 4.25%, और बीटा कितना है 1.2। ठीक है, तो आपका जो KE है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कितना आ रहा है 8.85% आ रहा है। और बाद में गॉर्डन्स का ठीक है जो फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस निकालने का, उसके अंदर हमने सब वैल्यूज पुट कर दी, हमारा जो शेयर प्राइस हो क्या निकल गया है 305.51 रुपीज। ठीक है, चलो इसी के साथ जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी पूरा सॉल्व कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व करके हो चुका है, देन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने बना लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमने अभी सॉल्व कर लिया है। आगे देखना, अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको रीड करना स्टार्ट करो। आकाश लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, the existing market price per share is 150 rupees, expected dividend is rupees 8 per share, the rate of capitalization appropriate to the risk class to which the company belongs is 10%। ठीक है, तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें क्या क्या दे रखा है आपको देखना। आपको P0 दिया है कितना है 150 है, P0 150 है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 150 रुपीज है, तो आपको P0 दिया है 150। ठीक है, आपको और क्या दिया है, आकाश लिमिटेड है 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है स्टार्टिंग में कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, फिर और क्या बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रुपीज 8 पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज रुपीज 8 पर शेयर, इसका मतलब क्या D1 दिया है, ये D0 नहीं है D1 है। ओके,
उसके बाद रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 10%। यहां पर ये एक तरीके से आपको क्या दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया, ठीक है, के दिया है, कितना है 10%। आगे देखना फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द मिलर मोदिगलानी अप्रोच। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, एमएम अप्रोच के हिसाब से शेयर प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं अभी। P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ठीक है। P0 क्या है, P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। यहां पर इनका नोटेशंस का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। P0 मतलब क्या है आपका, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, तो करंट शेयर प्राइस लिख सकते हो आप, करंट शेयर प्राइस। P1 क्या है, शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। D1 जो है, D1 वो क्या है आपका, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1, डिविडेंड के डिविडेंड पर शेयर एट t इक्वल्स टू 1 एंड के क्या है यहां पर आपका, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटलाइजेशन रेट, यहां पर जो दिया है ना उसने, द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वैसा, ओके। अब वो क्या पूछ रहा है आपको, देखो फर्स्ट पार्ट में मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकाल के बताना है व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक है, और एक बार आपको बताना है मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड जो है उस केस में जो है मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो हम निकाल के बता रहे हैं। एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, ओके। तो यहां पर देखना फॉर्मूला तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया कि P0 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस की। P0 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, P0 कितना है यहां पर 150 है, ठीक है। यहां पर देखो मैं लिखते भी जा रहा हूं कि P0 जो है वो कितना है 150 है, ये क्वेश्चन में दिया है आपको। P1 तो हमें निकालना है, डिविडेंड पर शेयर जो एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, वो कितना है 8 रुपए है ना। एक बार देखो मैं रीड कर लेता हूं क्वेश्चन, हाँ, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹8 पर शेयर एंड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो है, ठीक है, वो कितना दिया है आपको 10% है, कि 10%, तो ये भी मैंने यहां पर लिख दिया 10%, तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। यहां पर देखो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस की। तो P0 की जगह 150 लिख दिए, इज इक्वल्स टू P1 हमें निकालना है, D1 क्या है 8 रहेगा, क्योंकि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, तो D1 क्या रहेगा 8 रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, ठीक है। तो 150, अब देखना ये 1 प्लस 0.1 कितना होगा 1.1 हो जाएगा, और ये क्या है डिवीजन में, तो अपोजिट साइड में जाके क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 इज इक्वल्स टू P1 प्लस 8, तो 165 हो जाएगा, नहीं 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कितना हो गया 165 इज इक्वल्स टू P1 प्लस 8, तो देयरफॉर P1 कितना हो जाएगा 165 माइनस 8 करने पे कितना हो गया 157 रुपीज, 157 पर शेयर, ठीक है। व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड देन मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है कितना आ रहा है 157 रुपीज आ रहा है, ओके, ठीक है। अब देखो जब वो बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, तो उस केस में जो है मार्केट प्राइस पर शेयर जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है क्या आएगा, सिंपल चीज है, मैं आपको ओरली बता देता हूं, आंसर क्या आएगा, देखना हमारा 165 आएगा, यहां पर कितना है 157 आया ना, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। ये जो पहला सिचुएशन आपको दिया था इसमें क्या है एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड बोला था, ठीक है, और यहां पर आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है 157 आया, ठीक है। अब जो सेकंड वाला सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, तो वहां पर आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या आएगा 165 आएगा, ये जो 157 है वो, ठीक है, और 8 रुपए का जो डिविडेंड अब नहीं मिल रहा है वो क्या होगा आपके शेयर प्राइस में बढ़ के आ जाएगा, तो 157 प्लस 8 यानी कितना होगा 165। यहां पर देखना एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे पहली बात तो फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस की। अब P0 जो है वो कितना है 150 है, इज इक्वल्स टू P1 हमें निकालना है, D1 क्या है यहाँ पर 0 है क्योंकि एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड बोला है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस के कितना है 0.1 है। यहां पर देखना ये 1.1 होगा, 1 प्लस 0.1 कितना हो गया 1.1, और इसको जब आप अपोजिट साइड में भेजोगे तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 करने पे क्या होगा 165। देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। P1 कितना आ गया आपका ₹165 पर शेयर। ओके, तो यहां पर हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल था कि नहीं? ठीक है, चलो अब सेकेंड पार्ट जो है उसको रीड करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 3 करोड़ रुपीज, इन्वेस्टमेंट बजट इज ₹6 करोड़ व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, और बाद में बोला है डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो पहले हम ये वाली सिचुएशन के लिए काम कर लेते हैं कि जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जा रहे हैं तो उस केस में जो है कंपनी को कितने नए शेयर्स जो है इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बजट कितना है 6 करोड़ रुपीज का है, नेट इनकम जो है कंपनी का उस साल का कितना है 3 करोड़ रुपीज है, और वो पूछ रहा है कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर रही है कंपनी तो उस केस में जो है कितने नए शेयर्स जो इश्यू करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम देखना कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं। डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड। अब यहां पर देखो आप जो आपको नेट इनकम दे रखा है, ठीक है, नेट इनकम जो आपको दे रखा है वो कितना दिया है 3 करोड़ दिया है। ठीक है, नेट इनकम कितना दिया है 3 करोड़। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रुपीज इन करोड़, तो नेट इनकम कितना दिया है 3 करोड़। और यहां पर क्या हो रहा है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। यहां पर देखना लेस डिविडेंड, डिविडेंड कितना हो जाएगा बताना, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है कंपनी के, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में जो है कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, एंड एक शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 8 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। एक शेयर के पीछे कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। देखना 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8, पूरा मिला के डिविडेंड जो कंपनी ने बांट दिया है शेयर होल्डर्स में कितना रहेगा 80 लाख हो जाएगा। 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कितना हो गया 80 लाख। 80 लाख को आप करोड़ में क्या लिखोगे 0.8, 0.8 करोड़। अब 3 करोड़ में से जब आप 0.8 करोड़ हटा दोगे कितना आएगा 2.2 करोड़ आएगा। ठीक है, 2.2 करोड़ आएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो अर्निंग्स जो अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो हो गया। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना है 2.2 करोड़। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है 2.2 करोड़। बट इन्वेस्टमेंट का जो हमारा बजट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो हमारा बजट है वो कितना है 6 करोड़ का है। ठीक है, 6 करोड़ का है, तो एडिशनल जो कितना अमाउंट और रेस करना पड़ेगा 6 करोड़ माइनस 2.2 करोड़, तो कितना होगा 3.8 करोड़ आ जाएगा एडिशनल। ठीक है, एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड दैट इज इक्वल्स टू 6 करोड़ माइनस 2.2 करोड़, कितना हो गया 3.8 करोड़। ठीक है, 3.8 करोड़। अब हमने ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में देखो एक चीज निकाल रखी थी कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है, ठीक है, तो उस केस में जो है मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो कितना है 157 रुपीज आए। ठीक है, तो अब 3.8 करोड़ रुपीज जो हमें और एडिशनल अमाउंट रेस करनी, और उसके लिए हम क्या करेंगे अब इक्विटी शेयर्स जो इश्यू करेंगे, और जब हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे तो उसकी प्राइस क्या रहेगी 157 रुपीज रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रहा है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी और उस केस में जो है शेयर का प्राइस जो है फर्स्ट ईयर के एंड में जो क्या रहेगा 157 रहेगा। तो हमें कितने शेयर्स जो है अब इश्यू करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो क्या रहेगा देखना 3.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 157। ठीक है, तो ये कंपनी क्या कर रही है एक इक्विटी शेयर कितने पे इश्यू कर रही है 157 रुपीज पे, और कंपनी को जो पूरा मिला के कितना अमाउंट रेस करना है 3.8 करोड़ अमाउंट रेस करना है, तो कितने इक्विटी शेयर जो इश्यू करना पड़ेगा, तो 3.8 करोड़ डिवाइडेड बाय 157। यहां पर देखो मैं 3.8 करोड़ को जो क्या कर रहा हूं पूरा फिगर्स में लिख दे रहा हूं और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 157 से, तो कितना आ रहा है 242038.21656। तो इसको देखो मैं लिख रहा हूं 2,42,038, 2,42,038। ठीक है,
2,42,038। मैंने नियरेस्ट इंटीजर में जो राउंडिंग ऑफ कर दिया। वैसे वो आपका 2,42,038.21656 आ रहा था, बट मैंने यहां पर नियरेस्ट इंटीजर में जो राउंडिंग ऑफ कर दिया तो कितना हो गया 2,42,038। ओके, वही पूछा था ना यहां पर सेकंड वाले पार्ट में। देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब ये जो पहला वाला सिचुएशन जिसमें कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है, उसमें जो है कितने इक्विटी शेयर्स जो कंपनी को इशू करना पड़ रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 2,42,038 शेयर्स। ठीक है, अब जो सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है, डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। तो यहां पर देखो क्या होगा, नेट इनकम जो है, ठीक है, वो कितना दिया है, 3 करोड़ दिया है। यहां पर भी मैं फिर से लिख दे रहा हूं, रुपीज इन करोड़। ठीक है, तो कितना है, 3 करोड़ है, लेस डिविडेंड। यहां पर डिविडेंड क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर ही नहीं कर रही, तो डिविडेंड क्या है, 0 है। अर्निंग्स जो है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, वो कितना रहेगा, 3 करोड़ ही रहेगा। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट जो है कितना रहेगा, 3 करोड़ ही रहने वाला है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बजट कितना है, पूरा 6 करोड़ का है। तो एडिशनल अमाउंट कितना रिस्क करना पड़ेगा, जब कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस केस में जो है एडिशनल अमाउंट कितना रिस्क करना पड़ेगा, 6 करोड़ माइनस 3 करोड़, कितना होगा, 3 करोड़ ही आएगा। अब देखो एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड, एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड ये क्या होगा, देखो 6 करोड़ माइनस 3 करोड़, ये कितना हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। ओके, अब हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी एक चीज निकाल रखी है कि जब कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही है तो उस केस में जो है शेयर का प्राइस क्या रह रहा है, फर्स्ट ईयर के एंड में 165 रुपीज रह रहा है। ओके, तो कितने इक्विटी शेयर्स अब इश्यू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, वो क्या रहेगा, 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165। देखिए यहां पर जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे कंपनी जब इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो कितने रुपए पे इश्यू करेगी, 165 पे। ठीक है, और कंपनी को पूरा मिला कि कितना अमाउंट रेस करना है, 3 करोड़ रुपीज रेस करना है, तो कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 165। तो 3 करोड़ को देखो मैं पूरा फिगर्स में लिख रहा हूं, उसको मैं 165 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आ रहा है 1,81,818.18 वैसा। तो नियरेस्ट इंटीजर में जब इसको हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, 1,81,818। ठीक है, 1,81,818। ठीक है, ओके, यहां पर हमने सेकंड वाला जो पार्ट था ये भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा है, प्रूव दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड और डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। तो यहां पर देखो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकाल रहे हैं जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है तब। ठीक है, थर्ड पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं। इसमें पहला सिचुएशन क्या है, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड। ओके, यहां पर देखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जो है वो कितना रहेगा, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। और जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, ठीक है, जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, ठीक है, तब कंपनी को कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 2,40,038। ठीक है, 2,40,038। ये प्लस कर दिया हमने 2,40,038। ठीक है, अगर इसको आपको डेसिमल में पूरा लिखना है तो वैसा भी लिख सकते हो, देखो 3.8 करोड़ था ना, इसको मैंने पूरा फिगर्स में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 157, ये आपका 2,40,038.22 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो ये 0.22 आ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है 3 करोड़ डिवाइड बाय 165 ये करने पे देखो कितना आ रहा है, ये 3 करोड़ को मैंने पूरा फिगर्स में लिख दिया, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 165 से, तो ये आ रहा है 1,81,818.18। यहाँ पर ये हम ऐड कर रहे हैं 2,40,038.22, ये 0.22, ठीक है ना, 2,40,038.22। तो ये ऐड करने पे बताना कितना आ गया, 12,42,038.22। ठीक है, एंड मार्केट प्राइस पर शेयर जो है
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो है वो कितना है, जब कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही है, सॉरी जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, उस टाइम पे जो है कंपनी को जो है कितने इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ रहा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 2,40,038.22। तो उस हिसाब से अगर हम निकाल रहे हैं कि कंपनी के पूरे मिला के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो क्या रहेगा, पहले के 10 लाख शेयर्स और अभी के 2,40,038.22, तो पूरा मिला के कितना होगा 12,40,038.22, ठीक है। और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है तो उस केस में जो है कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर क्या रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 157 रुपीज है, P1 कितना है 157, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है यहां पर कितना आ रहा है, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 12,40,038.22 मल्टीप्लाइड बाय 157 कितना होगा, देखो 12,42,038.22 मल्टीप्लाइड बाय 157, ये कितना आ रहा है 1950 लैक्स आ रहा है, ठीक है, 1950 लैक्स, 1950 लैक्स, 1950 लैक्स आपके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा 1950 लैक्स 0.54 पैसा, ठीक है, तो 1950 लैक्स हमने लिख दिया पैसा, ओके। अब ये जो दूसरा सिचुएशन था यहां पर जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है, डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, उस केस में जो है कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे, कंपनी के पूरे मिला के कितने इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहां पर जो मेरे पास स्पेस इतना नहीं था, वरना आप क्या कर सकते हो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या करना था, ऐसा एक टेबल बना लेना था, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम्स रहेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर रहेगा डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड और तीसरा कॉलम रहेगा डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। और वहां पर हम क्या करते थे, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखते थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड वाली इसमें हम लिखते थे 12,40,038.22, डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड जो है उसमें हम क्या लिखते थे 10 लाख, 10 लाख प्लस, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट हो रहा है तब कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 10 लाख, और जब कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही है उस केस में जो है कंपनी को कितने इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ रहा था एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 1,81,818.18, तो वो हम लिख दे रहे देखो, 10 लाख प्लस 1,81,818.18, तो पूरा मिला के कितना हो गया 11,81,818.18, ठीक है। एंड जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है उस केस में जो कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर जो क्या है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 165 रुपीज है, ठीक है, 165 रुपीज है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो क्या रहेगा देखना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपका सेम ही आएगा 1950 लैक्स ही आएगा, आप कर लो, 11,81,818.18 मल्टीप्लाइड बाय 165, ठीक है, ये आप कर लो, आपका 1950 लैक्स ही आएगा, 11,81,818.18 मल्टीप्लाइड बाय 165, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या आ रहा है 1949 बाद में 99,999.7, ठीक है। तो अगर इसको आप राउंडिंग ऑफ कर लो के बराबर से तो क्या आएगा आपका एग्जैक्ट 1950 लैक्स ही आएगा, ठीक है, 1950 लैक्स, तो 1950 लैक्स आपका कैलकुलेटर पे जो फिगर आया होगा वो आया होगा 194, उसके बाद में कितनी बार 9 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 194, उसके बाद में 6 टाइम्स 9.7, तो इसको अगर आप राउंडिंग ऑफ कर लोगे तो क्या होगा ये आपका 1950 लैक्स ही आएगा, ठीक है। एंड जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे रही है तब भी जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो क्या है 1950 लैक्स आया, ठीक है। यहां पर हमने जो थर्ड वाला पार्ट है ना ये भी पूरा सॉल्व कर लिया है, उसने प्रूफ ही मांगा था ना कि प्रूफ दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन अनचेंज्ड irrespective of whether dividends are declared or dividends are not declared। तो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तब भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 1950 लैक्स आ रहा है, और कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तब भी जो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना आ रहा है 1950 लैक्स ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने प्रूफ करके भी बता दिया है, ओके। और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है 6 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट कर ले, ठीक है। बस वही है कि कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, और यहां पर जो है मैंने क्या करा है आपको पूरी एक एक चीज लिख के बताई, वरना इसके अलावा मैंने जो प्रेजेंटेशन है आपको बोल के बता दिया था, आप क्या कर सकते हो टेबल बना सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर स्पेस का कुछ इश्यू आ रहा था, इसके लिए मैंने क्या करा हर सिचुएशन जो अलग अलग पूरा लिख के बताया कि डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड जो उस केस में पूरा लिख के बताया, फिर डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड जो उस केस में पूरा लिख के बताया, ठीक है। तो अलग अलग लिखने के बजाय आप क्या कर सकते थे टेबल बना सकते थे, उसके अंदर आप क्या करना 3 कॉलम्स बना लेना था, पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर दूसरा कॉलम डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड का, और तीसरा कॉलम डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड का। उसमें क्या होता था आपका टाइम बच जाता था, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट करे जा सकते हैं 6 मार्क्स वगैरह के लिए। एंड इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं आपको देखो अभी होमवर्क में दे रहा हूं।
तो आपने एक बार खुद से जो है ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पूरे कॉन्सेप्ट यूज में लिए ना, वही कॉन्सेप्ट आपको यूज में लेना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपने ट्राई करके देखना है, नहीं आता है तो वैसे भी मैं उसको डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो क्या होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो ये वाला चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, ओके, ठीक है कि नहीं। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं आपको ये 6 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में आ सकता है 6 से 8 मार्क्स के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। और तो एक बार ट्राई करके देखना, और पूरा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज में लिया ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्वेश्चन नंबर 6 में यूज में लेना है। तो ट्राई करना, ठीक है, बिल्कुल भी सोल्यूशन वगैरह मत देखना, खुद से ट्राई करना, तभी क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, ओके। वैसे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, पर आपको खुद से ट्राई करके देखना है। और बाद में बस एक वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा, और इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट कर देंगे न्यू चैप्टर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया हो, सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। पिछले क्लास में हमने डिविडेंड डिसीजन जो है ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और उसके क्वेश्चन जो है इसको भी हमने बनाने चालू कर दिए थे। मैंने आपको जो एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं। और उसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का बाकी था, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा, और इसी के साथ जो है हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको एक बार रीड कर रहे हैं, और बाद में इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹10 पर शेयर विद 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो कोई एक लिस्टेड कंपनी होगी जिसके शेयर्स जो है अभी कितने रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं, 10 रुपए पे, ठीक है। और वो लिस्टेड कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। आगे रीड कर रहे हैं, द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट इट्स अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी ₹5 लाख। कंपनी का ऐसा मानना है कि अभी आने वाले साल में उसको जो अर्निंग्स होगी वो कितनी होगी, 5 लाख रुपए की होगी। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर्स इज 15%। आपको जो है क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है 15%, ठीक है। द कंपनी हैज सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन which will cause an additional 26,089 ordinary shares to be issued if no dividend is paid, or an additional 47,619 ordinary shares to be issued if dividend is paid। अब ये जो लाइन आपको लिख के दी है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी जो है क्या कर रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को देख रही है, और अगर उसमें से कंपनी क्या करती है, कोई एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ती है, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को 26,089 जो है शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अगर कंपनी कुछ भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो, ठीक है। और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो उस केस में जो उसको कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, 47,690, ठीक है। आगे रीड करना, अप्लाइंग द MM हाइपोथेसिस ऑन डिविडेंड डिसीजंस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कंपनी, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के बताना है, और डिविडेंड जो देगी कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके इसमें कंपनी को कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 47,690, ठीक है। तो आपको जो डिविडेंड का अमाउंट जो है, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर का जो अमाउंट है वो भी आपको निकाल के बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है सिंपल है, एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड MCQ में भी आ सकता है वैसे तो, और उसकी चांसेस थोड़ी कम लग रही है। क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको 5 to 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहां पर देखना हम कैसे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी जो है हमने MM हाइपोथेसिस जो है वो हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया ही था पिछली क्लास में, ठीक है, जो कि कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 4। और वहां पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज में लेते हैं वो क्या होता है, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। यहां पर ये जो P0 है ये क्या होता है, प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। P1 क्या होता है, प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। D1 क्या है आपका, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, या फिर आप बोलते हो डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ये जो KE है ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब यहां पर देखना हम जो है क्या कर रहे हैं, पहले ये वाला सिनेरियो ले रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है, कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है। तो उस केस में तो क्या होगा, देखना P0 जो है, P0 तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया देखो, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, 10 रुपीज क्वेश्चन में लिखा है ना। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹10 पर शेयर, ठीक है। तो P0 जो है उसका वैल्यू कितना है, 10 है, ठीक है। तो P0 की जगह मैं 10 लिख दे रहा हूं, इज इक्वल्स टू, ठीक है। P1 हमें निकालना है, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रही, ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो है शेयर का प्राइस क्या रहेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने उसको P1 माना, D1 क्या रहेगा, यहां पर 0 रहेगा क्योंकि कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही, तो D1 क्या रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया आपको 15% दे रखा है, ठीक है। उसको भी देखो मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूं, ये रहा एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर्स इज 15%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कितना दिया 15% दिया। अब डेसिमल्स में कितना लिखोगे 0.15, ठीक है। तो P1 जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ये 1 प्लस 0.15 करने पे क्या होगा 1.15 हो जाएगा, और ये यहां पर डिवीजन में अपोजिट साइड में जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, ठीक है। आपका जो P1 है उसका वैल्यू कितना आ रहा है, देख लो P1 जो है कितना आ रहा है 11.5 आ रहा है, ठीक है। अगर कंपनी डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो उस केस में जो है कंपनी के शेयर का प्राइस क्या रहेगा 11.5 रुपीज रहेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया पूरा, ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, अगर कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है, तो उस केस में जो है कंपनी को कितने शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा एट ईयर एंड 26,089, ठीक है, 26,089 जो है शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, ओके। अब यहां पर देखो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा और उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। बट मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि कंपनी को जो एडिशनल शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है, ईयर एंड पे, उसका मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि डेल्टा एन, ठीक है, डेल्टा एन मतलब जो कंपनी को एडिशनल शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है वो ईयर एंड पे हो, ठीक है। डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, देखो अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आई, ठीक है, माइनस ई प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है, वोल डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के बताया, ये जो डेल्टा एन है इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो डेल्टा एन है इसका मतलब क्या है, कितने एडिशनल शेयर्स कंपनी को इश्यू करना पड़ेगा ईयर एंड पे वो, ठीक है, उसका मतलब है डेल्टा एन। आई मतलब क्या आ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बजट, आई मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट बजट, ठीक है। ई मतलब क्या है, ई मतलब है आपका एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, ठीक है, कंपनी को कितना अर्निंग्स होगा, ठीक है, उस ईयर में कंपनी को जो कितना अर्निंग्स होगा वो, ठीक है, वो है ई। N0 मतलब क्या है, कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे ईयर के बिगिनिंग में। T1 तो आपको पता ही एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ओके। और ये जो P1 है ये क्या है, प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। लेट सपोज करो कंपनी को जो अर्निंग्स होने वाला है, ठीक है, उसको हम लिख रहे हैं ई से, कंपनी को जो अर्निंग्स होने वाला है पूरे साल भर में उसको हम लिख रहे हैं ई से, ठीक है। ये नेट इनकम है, ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं आपको ऐसे लिख के भी बता दे रहा हूं, ये जो है नेट इनकम है, ठीक है, और नेट इनकम जो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं ई से, ठीक है। अब नेट इनकम में से हम क्या लेस करेंगे बताना, नेट इनकम में से हम क्या लेस करेंगे, डिविडेंड जो कंपनी बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को वो, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड जो कंपनी बांटेगी अपने शेयर होल्डर्स को क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या रहेगा N0 रहेगा, N0 मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, तो उसको हम N0 लिख रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसको हम डिनोट कर रहे हैं D1 से, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं D1 से। यहां पर देखना टोटल डिविडेंड जो कंपनी बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में वो क्या हो जाएगा N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जब हम नेट इनकम में से टोटल डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी उसको लेस कर देंगे तो ये क्या आएगा, देखो E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 आ जाएगा। और ये जो चीज है, ठीक है, E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 ये क्या है आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है ना। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है, E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बजट जो है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से, इन्वेस्टमेंट बजट जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं आई से। मैं आपको पूरा रीजनिंग दे रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला कैसे आया ऊपर वाला ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं। अभी अगर आप ये रीजनिंग समझ लोगे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बजट जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं आई से, ठीक है। अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 है। तो एडिशनल अमाउंट जो कंपनी रेज करेगी, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इश्यू करके वो कितना रहेगा, देखो एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड, एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड, ठीक है, बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, एडिशनल अमाउंट टू बी रेज्ड बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है, वो क्या रहेगा, देखो कंपनी को जो है पूरा मिला के कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बजट क्या है आय, तो कंपनी को जो पूरा मिला के कितना पैसा चाहिए, आय चाहिए, ठीक है। और कंपनी के पास में कितना पैसा अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है। तो कंपनी को जो एडिशनल कितना अमाउंट चाहिए रहेगा, ठीक है, जो कंपनी रेस करेगी बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स, तो हम कैसे करेंगे, आय माइनस E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है। अब आप क्या करो, ब्रैकेट के बाहर जो है टर्म्स निकाल लो, ठीक है। अगर आपको लेटर्स में जो है कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज करो कंपनी को जो पूरे मिला के 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है, कंपनी को जो पूरे मिला के 5,000 रुपए चाहिए
और ये जो E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 है, ठीक है, इसका वैल्यू जो है लेट्स सपोज करो क्या आ रहा है 2000 आ रहा है, ठीक है। तो कंपनी को जो एडिशनल अमाउंट कितना रेस करना पड़ेगा, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इश्यू करके 5000 माइनस 2000 यानी क्या होगा 3000, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है I यानी क्या हमारा 5000 माइनस ये जो E माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 है, ये क्या है हमारा 2000, तो 5000 माइनस 2000 करने पे क्या होगा 3000, ठीक है। तो बस वही हमने क्या करा है फिगर्स में ना लिखते हुए क्या करा है लेटर्स में लिखा है, जिससे हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये जो E है और ये जो N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 इसको हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट के बाहर लेके आ रहे हैं, क्या हो जाएगा देखना I माइनस, ठीक है, I माइनस E प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगी ना, ब्रैकेट के अंदर ये E पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के बाहर आके क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए देखो हमने माइनस E लिखा, और ये जो माइनस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 था ये ब्रैकेट के बाहर आके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हमने देखो प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 लिखा है, ठीक है। तो एडिशनल अमाउंट जो कंपनी को रेस करना रहेगा इक्विटी शेयर्स इश्यू करके वो कितना है I माइनस E प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कंपनी को कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा ईयर एंड पे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड एट ईयर एंड, ये क्या रहेगा टोटल अमाउंट जो कंपनी को रेस करना इक्विटी शेयर्स इश्यू करके वो कितना है I माइनस E प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1, ठीक है। और कंपनी जब इक्विटी शेयर इश्यू करेगी तो एक इक्विटी शेयर कितने पे इश्यू करेगी, जो प्राइस रहेगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उस पे, तो ऐसे कंपनी को कितने इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा, तो I माइनस E प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 होल डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा फॉर्मूला आ रहा है, समझ में आ गया, तो रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला उसका मैंने आपको पूरा रीजनिंग भी दे दिया है, ठीक है कि नहीं, ओके। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको पहले फॉर्मूला लिख के बता दिया था और बाद में मैंने आपको इसका पूरा जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ओके, ठीक है। तो अब अभी हम जो केस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो सिनेरियो पे काम कर रहे हैं वो कौन सा है, इफ नो डिविडेंड इज पेड, ठीक है, इसको मैं देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ नो डिविडेंड इज पेड, इफ नो डिविडेंड इज पेड इसका मतलब क्या होगा D1 क्या है 0 है, ठीक है, कंपनी कुछ भी डिविडेंड बांट ही नहीं रही है तो D1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं 0 लिख रहे हैं, ओके। हमारा जो प्राइस पर शेयर है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो कितना है 11.5 है, ठीक है। और जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं बांट रही है उस केस में जो है कंपनी को कितने एडिशनल इक्विटी शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है ईयर एंड पे 26,089 जो है शेयर्स इश्यू करना पड़ रहा है, तो डेल्टा एन जो है, ठीक है, जो डेल्टा एन है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 26,089 लिखेंगे, लिखते जाना, ठीक है, 26,089 इज इक्वल्स टू आई जो है, ठीक है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है, देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, कि वो आई का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने ये आई लिख दिया माइनस, क्या ई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये देखो कंपनी एंटीसिपेट्स दैट इट्स अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी ₹5 लाख, ओके। तो ई का वैल्यू आपको दे रखा है, ई कितना है 5 लाख, आने वाले साल में कंपनी सोच रही है कि उसको 5 लाख रुपए का अर्निंग्स होगा, ठीक है, तो ई का वैल्यू आपको दे रखा है, नेट इनकम जो है आपको दे रखा है कि नेट इनकम कितना है 5 लाख, ई का वैल्यू कितना है 5 लाख, ओके, प्लस N0 मल्टीप्लाइड बाय D1 यहां पर आप करोगे तो N0 कितना है 2 लाख से, क्वेश्चन में दिया है कंपनी के जो कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2 लाख, ये देखो 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यहां पर हमने N0 की जगह जो है क्या करा 2 लाख लिख दिया, बट यहां पर D1 क्या होगा 0 रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि कंपनी कुछ भी डिविडेंड पे ही नहीं कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो D1 क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, ये वाले सिनेरियो में ये वाले केस में जो D1 क्या रहेगा 0 रहेगा डिवाइडेड बाय, ठीक है, P1 का वैल्यू हमने निकाला था जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड नहीं पे कर रही है तब शेयर का प्राइस क्या आया फर्स्ट ईयर के एंड में 11.5 आएगा, ठीक है, हम P1 की जगह क्या लिख रहे हैं 11.5 लिख रहे हैं, बस अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो आपको जो है आई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, 11.5 जो है यहां पर डिवीजन में अपोजिट साइड में जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 26,089 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 ये कर लो आप, कितना आ रहा है देखो कितना आ रहा है ये 3,23.5, 3,23.5 इज इक्वल्स टू आई माइनस 5 लाख, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो क्या होगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो 3,23.5 इज इक्वल्स टू आई माइनस 5 लाख, अब ये जो माइनस 5 लाख है ये अपोजिट साइड में जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 3,23.5 प्लस 5 लाख करने पे क्या होगा 8,23.5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आई जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 8,23.5, और अगर आपको इंटीजर में पूरा काम करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8,24, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या होगा 8,24 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, ओके। तो ये जो हमें निकालना था ना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका हमारा आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा निकल के आ गया कितना 8,24, ठीक है, 8,24 रुपीज, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज निकालना है, डिविडेंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कंपनी, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो डिविडेंड का अमाउंट क्या रहेगा पर शेयर का वो आपको निकाल के बताना है, ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे ये वाला जो कंडीशन है ना इसको यूज में लेंगे, ठीक है, देखो यहां पर लिखा था
अगर कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उस केस में जो है कंपनी को कितने शेयर्स इशू करना पड़ेगा, 47,619 जो है शेयर्स इशू करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, तो अब हम ये वाला जो है कंडीशन यूज में ले रहे हैं। ओके, यहां पर मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं, इफ डिविडेंड इज पेड। ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो है कंपनी को कितने एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ रहा है ईयर एंड पे, 46,000 कितना है, सॉरी 47,619। ठीक है, 47,619। ओके, तो मैं देखो फिर से जो यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना, ठीक है, उस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख रहा हूं, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई माइनस ई प्लस एन जीरो मल्टीप्लाइड बाई डी वन होल डिवाइडेड बाय पी वन। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो, अब डेल्टा एन जो है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं 47,619, यही था ना, हाँ 47,619 इज इक्वल्स टू, आई का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, आई कितना आया था हमारा, 8,24,00,000 आया था। ठीक है, तो लिख दो 8,24,00,000 माइनस ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 5 लाख है, प्लस एन जीरो कितना है, 2 लाख है। ठीक है, एन जीरो कितना है, 2 लाख है, टी1 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय P1 11.5 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा कि P1 11.5 कब है, अगर कंपनी डिविडेंड कुछ भी नहीं बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो है शेयर का प्राइस फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आएगा, 11.5 आएगा। ठीक है, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में शेयर का प्राइस 11.5 नहीं रहेगा। ठीक है, वो और कुछ आने वाला है। यहां पर अगर आपने गलती से भी 11.5 लिख दिया P1 की जगह, तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, यहां पर 11.5 मत लिखना। ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो P1 यहां पर डिवीजन में, इसको अगर हम अपोजिट साइड में भेज देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 47,619 टाइम्स P1 इज इक्वल्स टू 8,24,00,000 माइनस 5 लाख करने पे क्या होगा, 3,24,00,000 आ जाएगा, प्लस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई D1। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, P1 और D1 के टर्म्स में हमारा जो एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब MM हाइपोथेसिस में जो है हमें एक फॉर्मूला और पता होता है, प्राइस जो है, ठीक है, शेयर का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर ऐसा लिख रहा हूं मैं, देखो P0 शेयर का प्राइस जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, P0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। ठीक है कि नहीं? ओके, अभी एट प्रेजेंट जो है शेयर का प्राइस क्या चालू है, 10 रुपए चालू है। क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन उसमें लिख के दिया ही आपको, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹10 पर शेयर। ठीक है, तो P0 का वैल्यू कितना है, 10 है, वो हमने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया क्वेश्चन, 15% दिया। अब डेसिमल में कितना लिखोगे, 0.15। ठीक है, अब ये 1 प्लस 0.15 क्या होगा, 1.15 हो जाएगा, और ये यहां पर डिवीजन में अपोजिट साइड में आके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 करने पे क्या होगा, 11.5 आएगा। 11.5 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1। ठीक है, 11.5 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1। तो अगर मुझे P1 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ D1, मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस D1। ठीक है, P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 11.5 माइनस D1। अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो है, ठीक है, शेयर का प्राइस जो रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में वो 11.5 नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, 11.5 माइनस D1 रहेगा। ठीक है, 11.5 माइनस D1 रहने वाला है। यहां तक ठीक है, सभी को समझ में आ गया पूरा? ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, P1 का वैल्यू 11.5 माइनस D1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन में। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आया था इसमें हम क्या कर रहे हैं, P1 की जगह क्या करेंगे, अब 11.5 माइनस D1 जो ये सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये लिख के मैं बता दे रहा हूं, देखो, सब्सटीट्यूटिंग P1 is equals to 11.5 minus D1 in equation 1। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, देखो 47,619 मल्टीप्लाइड बाय P1 था ना, तो हम P1 की जगह क्या लिख रहे हैं, 11.5 माइनस D1 लिख रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या था, 3,24,00,000 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय D1। ठीक है, तो वो भी मैं देखो लिख दे रहा हूं, 3,24,00,000 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय D1। ठीक है, अब इसको एक्सपांड करो तो 47,619 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 कैलकुलेटर पे निकाल लेना, 47,619 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 कितना आ रहा है, ये 5,47,618.5। ठीक है, इसके बाद 47,619 मल्टीप्लाइड बाय माइनस D1, ये करने पे क्या होगा,
माइनस 47,619 D1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3,24,000 प्लस 2,00,000 मल्टीप्लाइड बाई D1। ओके, यहां पर भी अगर आपको पॉइंट में नहीं करना है काम, ठीक है, तो आप नियरेस्ट इंटीजर में पूरा वर्किंग कर सकते हो। यहां पर 5,47,618.5 जो है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, 5,47,619 भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ओके, अब देखना हम क्या कर रहे हैं, D1 वाली टर्म्स एक साइड में और बचे हुए टर्म्स उसके अपोजिट साइड में वैसा कर दे रहे। तो ये जो 3,24,000 है ये अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस 47,619 D1 है ये अपोजिट साइड में जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखना 5,47,619 प्लस 3,24,000, 3,24,000 इज इक्वल्स टू 2,00,000 D1 प्लस 47,619 D1। अब पहले इन दोनों का आप एडिशन कर लो, तो 5,47,619 प्लस 3,24,000, ये करने पे कितना आ रहा है, 8,47,643 आ रहा है, ठीक है, 8,47,643 इज इक्वल्स टू, यहां पर ये 2,00,000 D1 प्लस 47,619 D1, ये करने पे कितना होगा, 2,47,619 D1। देयरफॉर D1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देख लो, 8,47,643 डिवाइडेड बाय 2,47,619 कर लेना तो ये, और देखो क्या आ रहा है, कि आपका आ रहा है 3.42, ठीक है। अगर आप दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो आपका D1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.42 आ रहा है, 3.42। क्वेश्चन में उसने जो दूसरी चीज पूछा था वो भी आपने निकाल ली, ठीक है। डिविडेंड दैट इज अंडर कंसिडरेशन बाय द कंपनी, वो कितना है, ₹3.42 पर शेयर, ठीक है, ₹3.42 पर शेयर, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर वो पूछता था कि कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो शेयर का प्राइस क्या रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, वो भी निकाल के बताओ, तो वो क्या रहेगा, देखो P1 जो है वो क्या है, 11.5 माइनस D1 है, ये देखो हमने यहां पर निकाला था, P1 इज इक्वल टू क्या है, 11.5 माइनस D1, और D1 की जगह हम क्या करेंगे, 3.42 लिख देंगे, 11.5 माइनस 3.42, ठीक है। ये करने पे कितना आ रहा है, देखो 11.5 माइनस 3.42, ये करने पे आ रहा है 8.08, ठीक है। तो जब कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उस केस में जो शेयर का प्राइस क्या रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, 8.08 रहेगा, और डिविडेंड पर शेयर जो क्या रहा है, ₹3.42 पर शेयर, ठीक है कि नहीं। इसी के साथ जो है हमने ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में टेस्ट कर सकता है 5 to 6 मार्क्स के लिए वैसा, ओके। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा 8,24,000 आया था, है ना। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 8,24,000 आया था, कि रुपीज में लिख दे रहे 8,24,000 रुपीज, और क्या पूछा था, डिविडेंड पूछा था, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, ₹8.0, सॉरी डिविडेंड कितना आ रहा है, ₹3.42 पर शेयर। और अगर वो क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लेता था कि जब कंपनी डिविडेंड बांट रही है, ठीक है, उस केस में जो है शेयर का प्राइस क्या रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो क्या बोलोगे आप, 8.08, ठीक है। और जब कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही है उस केस में जो है शेयर का प्राइस क्या रहेगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो आप क्या बोलोगे, 11.5, ठीक है। चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वॉल्टर्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेबल में देखना। टोटल अर्निंग्स कितना है, 2,00,000 रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20,000, ठीक है, एंड फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना है, 100 रुपए, ठीक है। आगे देखना, डिविडेंड पेड कितना है, 1,50,000, एंड पी रेशियो कितना दिया है, 12.5। आपको चार चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। टोटल अर्निंग्स है 2,00,000 रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है 20,000, फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर भी आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, 100 रुपीज है। डिविडेंड कितना बांट दी है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, 1,50,000, ठीक है, एंड पी रेशियो कितना है, 12.5, इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अप्लाइंग वॉल्टर्स मॉडल एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। सेकंड पार्ट में, कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट है इसको यहां पर लिख देना, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछ रहा है, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, एनालाइज, ठीक है। तो पहले तो आप मुझे बताओ वॉल्टर्स मॉडल में जो है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, शेयर प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, P0 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताना, T प्लस R अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में E माइनस डी होल डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो वॉल्टर्स मॉडल का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। ये डी जो है ये क्या होता है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है, ठीक है, मतलब इसको आप D1 भी लिख सकते हो,
और ये जो ई है ये भी क्या है आपका अर्निंग्स पर शेयर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में वो वाला, ठीक है। तो इसको ई की जगह आप E1 भी लिख सकते हो वैसे। ये जो आर है ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट है। ये जो के ई है वो क्या है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। और ये जो P0 ये क्या है, शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वैसा, ठीक है, आज की तारीख में शेयर का प्राइस क्या है वो, ओके। ये फॉर्मूला जो है आपको पूरा पता होना चाहिए। अब यहां पर देखना हमें क्या क्या चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। टोटल अर्निंग्स दिया है 2 लाख, ठीक है। यहां पर अगर आप ई के जगह 2 लाख लिख दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ई 2 लाख नहीं है, यहां पर ये जो ई है ना ये अर्निंग्स पर शेयर वाला ई है, ओके। कंफ्यूज मत हो जाना। पिछले वाले जो मैंने यहां पर आपको डेल्टा एन का फॉर्मूला लिख के बताया था, यहां पर मैंने आपको जो डेल्टा एन का फॉर्मूला लिख के बताया था, इसमें ये जो ई था वो क्या था, टोटल अर्निंग्स वाला ई था, ठीक है, नेट इनकम वाला ई था। और ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वॉल्टर्स मॉडल का, ठीक है, इसमें ये जो ई है ये क्या है आपका अर्निंग्स पर शेयर वाला ई है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ओके। यहां पर देखो हम अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे। टोटल अर्निंग्स दिया है, हाँ या ना, टोटल अर्निंग्स दिया है कितना है 2 लाख, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो भी दिया है कितना है 20,000। तो अर्निंग्स पर शेयर तो क्या होगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है, ₹10 पर शेयर, ओके। अब ये जो डी है ये भी टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये जो डी है ये टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या है, डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है। तो ये भी आप कैसे निकालोगे, टोटल डिविडेंड जो कंपनी ने बांटा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। पूरा मिला के कितना डिविडेंड बांटा है, 1,50,000, और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 20,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। ये करने पे कितना आ रहा है देखो, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये करने पे आ रहा है 7.5, 7.5। ई और डी का वैल्यू तो हमें मिल गया, ई कितना है 10 है, डी कितना है 7.5 है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अब जो है हम क्या कर रहे हैं, आर निकाल रहे हैं। आर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट यहां पर आप कैसे निकालोगे, आपको टोटल अर्निंग्स दे रखा है कितना है 2 लाख है, ठीक है। और यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या रहेगा देखो, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 20,000 एंड फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितना है 100। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे कितना होगा आपका, कितना आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे क्या आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल वैसा, ठीक है। यहां पर हम रिजर्व सरप्लस वगैरह को क्या कर रहे हैं, जीरो मान रहे हैं वैसा, ओके। यहां पर हम शेयर होल्डर्स फंड जो हम बोलते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड जो है उसको हम क्या कर रहे हैं 20 लाख मान रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं पूरा शेयर होल्डर्स फंड मान रहे हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे कितना होगा आपका 20 लाख ही आएगा, ठीक है। यहां पर देखो आर हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल अर्निंग्स जो है यानी कितना 2 लाख डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये जो आर है ना आपका, ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट, इसको हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड आएगा, उसका आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो क्या होगा आपका आंसर पूरा परसेंटेज टर्म्स में निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 2 लाख है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो यहां पर कुछ भी नहीं है ना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कुछ भी रहने वाला नहीं। तो जो टोटल अर्निंग्स है, ठीक है, वही क्या रहेगा आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेगा, ठीक है। ये जो टोटल अर्निंग्स है ये क्या एक तरीके से नेट इनकम है ना, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है, इस वजह से क्या होगा, जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो कितना है 2 लाख है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड आता है आपका डिनोमिनेटर में। अब शेयर होल्डर्स फंड जो है, ठीक है, उसमें वैसे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, पर रिजर्व एंड सरप्लस आपको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो उसको हम जीरो मान रहे हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000 एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है 100, ठीक है। इसको आप कर लो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ये करने पे कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, ठीक है। ये आपका डेसिमल्स में है, मैंने आपको बोला ही था अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो आप क्या करो, ये जो पूरा चीज है इसको आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंट टर्म्स में आ जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे क्या होगा 10% आ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट जो वो भी हमने निकाले, कितना आ रहा है 10% आ रहा है। इसको आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हो, ये जो स्मॉल आ रही है क्या आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसका ही हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लिया। ये सब फॉर्मुलेज हम रेशियो एनालिसिस में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहां पर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हमने क्या करा, टोटल अर्निंग्स के बराबर लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बराबर लिया, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है 0 है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ठीक है। बट बहुत से क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कभी भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। आप क्या करोगे, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो क्या मानोगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही मानोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मानोगे, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स फंड जो है, ठीक है, वो क्या होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। अब यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी दिया ही नहीं थे, उसको हम जीरो मान ली, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो तो हमने इजीली निकाल लिया, क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम यहाँ पर हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो क्या आ रहा है डेसिमल्स में 0.1, तो परसेंटेज में कितना हो गया 10%। अब बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला हमने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी, और लेवरेज में भी वो फॉर्मूला हमने यूज में लिया था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको पीई रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल ऑफ पीई रेशियो, ठीक है। इसका मैंने आपको पूरा प्रॉपर रीजनिंग वगैरह भी दिया था, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्टली वो चीज यूज में ले रहे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ पीई रेशियो, ठीक है। यहां पर पीई रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में? पीई रेशियो कितना दिया क्वेश्चन में? 12.5, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5, इससे भी क्या होगा? आपका डेसिमल्स में आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? परसेंटेज टर्म्स में भी आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 12.5, ये करने पे कितना आ रहा है? 0.08 आ रहा है, ठीक है। दैट इज कितना? 8%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारा आ गया, कितना आ रहा है? 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स इन्वेस्टमेंट कितना है? 10% है। देन डी का वैल्यू कितना है हमारा? 7.5, और ई जो है वो कितना है हमारा? 10 है, ठीक है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके अंदर हम सब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो P0 कितना आ रहा है आपका? E की जगह हमने 7.5 लिख दिया, प्लस R की जगह, ठीक है, R की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 10% लिख रहे हैं, ठीक है, 10%। या फिर आप डेसिमल्स में भी लिख सकते हो, यहां पर मैं डेसिमल में लिख दे रहा हूं, चलो 0.1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 8%, इसको भी आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, 0.08 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या था? E माइनस डी। E कितना आया था? 10, और D कितना है? 7.5। ये जो E माइनस डी है, ये एक तरीके से क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। कि एक शेयर के पीछे कंपनी जो है कितना रुपए कमा रही है? 10 रुपए कमा रही है, बट उसमें से 7.5 रुपीज तो बांट दे रही है शेयर होल्डर्स में। कितना अपने पास रख रही है? 2.5, ठीक है। एक शेयर के पीछे 2.5 रुपीज रख रही है, तो आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, ओके। अब ये वोल्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था? 0.08, ठीक है। अब पहले तो क्या करो आप, ये 10 माइनस 7.5 आपने निकाले, कितना है? 2.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, और फिर इसको आप डिवाइड कर दो 0.08 से, ठीक है। कितना आ रहा है? 3.125 आ रहा है, ठीक है। 3.125, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.08, ये 3.125 आ रहा है। 7.5 प्लस 3.125 होल डिवाइडेड बाय 0.08, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे निकाल लो पूरा। तो इसकी एडिशन कर लो पहले तो, 7.5 प्लस 3.125, ये आपका आ रहा है 10.625। इसको डिवाइड कर दो 0.08 से, कितना आ रहा है देख लो? 132.8125 आ रहा है, ठीक है। 132.8125 रुपीज 132.81 में लिख दे रहा हूं, ठीक है, पर शेयर। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, ये आ गया आपका रुपीज 132.81 पर शेयर, ठीक है कि नहीं? ओके, चलो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या पूछा था, एक बार रीड कर ले रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट। एनालाइज वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी। आप ही बताओ, क्या कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी जो इसको फॉलो कर रही है क्या? ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो उसको कंपेयर करना रहेगा, उससे हम बता पाएंगे। तो यहां पर देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आर जो है वो आपका ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कि लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है? यहां पर आर का वैल्यू हमारा कितना है? 10% आया, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 8% है। यहां पर आर जो है, ठीक है, आर जो है वो आपका क्या है? 10% है, दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है यहां पर कितना? 8%। यहां पर बताना ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा? जब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, ठीक है, जब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, तो उस केस में आप ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या बोलोगे? कि पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0 रहना चाहिए, ठीक है। जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा रहेगा, उस केस में ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा कंपनी के लिए? कि उसने कुछ भी डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए अपने शेयर होल्डर्स में, ठीक है। इसके पीछे का रीजनिंग भी देखो, मैं आपको दे दे रहा हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 10% है यहां पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 10% है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? वो 8% है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 8% है। यहां पर कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कितना परसेंट रिटर्न बना के दे रही है? 10% रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है। और कंपनी को जो कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, कंपनी ने जो फंड्स उठाए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से, उसके लिए उसको जो कॉस्ट लग रहा है वो कितना है? 8% है, ठीक है। यहां पर कंपनी क्या कर रही है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न बना के दे पा रही है, ठीक है। जो उसको कॉस्ट लग रहा है उससे क्या कर रही है? ज्यादा रिटर्न बना के दे पा रही है, ठीक है। वही पैसा अगर कंपनी क्या करती है? फिर से री इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। डिविडेंड ना बांटते हुए अगर वही पैसा कंपनी क्या करती है? अपने खुद के बिजनेस में फिर से रीइन्वेस्ट कर देती है, उससे क्या होगा? कंपनी 10% का रिटर्न उनको बना के दे पाएगी, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए? कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए। जब भी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, वहां पर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा कंपनी के लिए? कि उसने कुछ भी जो है डिविडेंड बांटना ही नहीं चाहिए। पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एज रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी इज पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 0%, ठीक है। ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी यहां पर क्या रहेगा? कि पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0% रहना चाहिए। मतलब कंपनी जितना भी कमा रही है उसको कंपनी क्या कर रही है? फिर से अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दे रही है, कुछ भी डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट रही है, ओके। तो उस केस में देखो अब क्या हो जाएगा, आपकी क्या क्या चीज चेंज होने वाली है? जो ई का वैल्यू है वो तो क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, ठीक है।
ई की वैल्यू में कुछ भी चेंज आएगा कि नहीं, वो तो क्या होगा 10 ही रहेगा। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी क्या रहेगा 10% ही रहेगा, ठीक है, या फिर उसको आप 0.1 लिख दो वैसा। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी क्या होगा 8% ही रहेगा, ठीक है। जो चीज चेंज होगा वो क्या होगा, डी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है एट प्रेजेंट कंपनी क्या कर रही है, 1,50,000 रुपए डिविडेंड बांट दे रही है। कंपनी पूरा मिला के कितना अर्न कर रही है, कंपनी कितना अर्न कर रही है, देखो 2 लाख रुपए अर्न कर रही है पूरा मिला के। टोटल अर्निंग्स जो है कंपनी का 2 लाख है, बट उसमें से कंपनी क्या कर रही है 1,50,000 रुपए बांट दे रही है। कितना परसेंट बांट दे रही है अभी, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करने पे क्या हो रहा है 75% आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो क्या है पे आउट रेशियो 75%, अभी एट प्रेजेंट कंपनी का जो पे आउट रेशियो क्या है 75% है, बट वो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी नहीं है। देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा कि पे आउट रेशियो जो क्या होना चाहिए 0% रहना चाहिए, और कंपनी का अभी प्रेजेंट में पे आउट रेशियो कितना 75% है। ये ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। कंपनी को जो अपना पे आउट रेशियो क्या करना पड़ चाहिए 0% कर देना चाहिए, वही ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। जब कंपनी कुछ भी डिविडेंड बांटेगी नहीं तो डिविडेंड डी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा 0 हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो उस केस में जो है अगर कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है, ठीक है, तो उस केस में जो शेयर का प्राइस क्या रहेगा वो हम निकाल ले रहे हैं। कंपनी अगर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं करती है तो उस केस में तो शेयर का प्राइस क्या है 132.81 आया, ठीक है। जब कंपनी क्या कर रही है 75% अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है अपने शेयर होल्डर्स में, उस केस में तो शेयर का प्राइस कितना है 132.81 आया, ठीक है। अब अगर कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है जो कि क्या है यहाँ पर पे आउट रेशियो इक्वल टू 0%, तो उस केस में जो शेयर का प्राइस क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं। वो 100% क्या होगा 132.81 से ज्यादा ही आएगा, चेक कर लो आप। P0 इज इक्वल्स टू डी के जगह हम 0 लिखेंगे प्लस आर की जगह 10%, या डेसिमल में लिख सकते हो आप 0.1। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो क्या आएगा 8%, और डेसिमल में क्या होगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा ई माइनस डी। ई कितना है 10 और डी कितना है 0, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कितना 0.08, ठीक है। अब देखो 10 माइनस 0 तो क्या होगा 10 ही होगा। अब 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर लो आप, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 0.08 से, कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, ठीक है। तो 0 प्लस 12.5 करने पे क्या होगा, आपका न्यूमरेटर में 12.5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या 0.08। ये डिवाइड कर लो और बताओ क्या आ रहा है 12.5 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है। ये करने पे आ रहा है 156.25 रुपीज, 156.25 पर शेयर। तो कंपनी अगर ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है तो उससे देखो उसका क्या हो रहा है शेयर प्राइस बढ़ जा रहा है। जब कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है उस केस में जो उसका शेयर प्राइस कितना है 132.81 है, और जैसी ही कंपनी ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर लेगी उसका शेयर प्राइस जो है बढ़ के कितना हो जाएगा 156.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट जो है उसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सेकेंड पार्ट जो है उसको रीड करना, कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। आप बताना डिविडेंड पॉलिसी जो है क्या रहना चाहिए कंपनी का जिससे शेयर की वैल्यू पे जो कुछ भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहता है, ठीक है, अगर कंपनी का ध्यान से सुनो, अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कंपनी का क्या होगा शेयर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। यहां पर देखो मैं लिख दे रहा हूं सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। यहां पर देखना, इफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी देन डिविडेंड पॉलिसी will not have any effect on the value of share price, ठीक है। इसका मतलब क्या और मैं समझा दे रहा हूं कि जब रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, ठीक है, तो उस केस में डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे कंपनी 10% पे आउट रेशियो रखे, चाहे कंपनी 50% पे आउट रेशियो रखे, चाहे कंपनी 80% पे आउट रेशियो रखे, चाहे कंपनी 100% पे आउट रेशियो रखे, ठीक है, हर बार जो शेयर का वैल्यू क्या होगा सेम ही आएगा, हर बार शेयर का वैल्यू क्या होगा सेम ही आने वाला है, ठीक है। आपको डाउट लग रहा है कि ऐसा कैसे, तो उसका देखो मैं आपको रीजनिंग भी दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, वोल्टर्स मॉडल में शेयर प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो P0 इज इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय क्या होता है की, ठीक है। यहां पर देखो एक बार मैं ले रहा हूं पे आउट रेशियो को, एक बार मैं यहां पर ले लेता हूं पे आउट रेशियो को, क्या लूं मैं यहां पर ले लेता हूं 20%, ठीक है, और एक बार मैं ले लेता हूं पे आउट रेशियो को 80%, एक बार मैं पे आउट रेशियो को ले रहा हूं 20% और एक बार मैं पे आउट रेशियो को ले रहा हूं 80%। दोनों केस में देखना क्या होगा आपका शेयर का प्राइस सेम आएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड
रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका सेम रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया ना कि जब रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, ठीक है, तो चाहे डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी रहे, ठीक है, कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, उसकी मैं आपको क्या कर रहा हूं, प्रॉपर रीजनिंग भी दे रहा हूं यहाँ पर कि आपको एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं कुछ भी। ये जो अभी मैं ब्लू कलर के से लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको लिख के आने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, आपके दिमाग में फिट बैठ जाए उसके लिए मैं इसी चीजें मैं सब आपको लिख के बता रहा हूं। यहां पर देखना, पे आउट रेशियो जब हम 20% ले रहे हैं तो उसके इसमें जो है P0 जो है डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डी के डी की जगह देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, यहां पर पे आउट रेशियो कितना है 20% है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो भी अर्निंग्स पर शेयर रहेगा उसका 20% क्या कर रही है कंपनी डिविडेंड के तौर पे बांट दे रही है। ओके, यहां पर जो है डिविडेंड पर शेयर जो है वो क्या रहेगा 20% ऑफ अर्निंग्स पर शेयर रहेगा। उसको देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, डी की जगह 0.2 लिख दे रहा हूं। ये तो समझ में आ गया ना सभी को, पे आउट रेशियो कितना है 20% है, ये पे आउट रेशियो 20%, इसका मतलब क्या होगा, जो भी अर्निंग्स पर शेयर रहेगा उसका जब आप 20% करोगे तो क्या होगा, उससे डिविडेंड पर शेयर आपका निकल के आ जाएगा। यहां पर क्या हो गया, हमने डी की जगह क्या लिख दिया 0.2 लिख दिया, प्लस अब रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या दोनों सेम है, तो आर अपॉन के जो है इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है, यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या सेम है, तो उस केस में क्या होगा आपका आर अपॉन के जो इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा। तो मैंने देखो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। ये डी के जगह भी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये डी के जगह भी मैं क्या लिख दे रहा हूं, देखना 0.2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपके न्यूमरेटर में क्या आ जा रहा है 0.2 प्लस ई माइनस 0.2, तो क्या हो गया ई अपॉन के आ रहा है, क्या आ रहा है ई अपॉन के आ रहा है, ठीक है। वैसे ही देखना, जब आप पे आउट रेशियो जो है 80% लोगे, जब आप पे आउट रेशियो 80% लोगे तब भी जो है आपका जो शेयर प्राइस जो है वो क्या आएगा ई अपॉन के आएगा, बता दे रहा हूं देखो फिर से मैं। अब यहां पर जब पे आउट रेशियो 80% आप ले रहे हो तो डी की जगह आप क्या लिखोगे 0.8 ई लिखोगे, है ना, 0.8 ई प्लस आर अपॉन के क्या हो गया 1 ब्रैकेट में ई माइनस टी की जगह आप क्या लिखोगे फिर से 0.8 ई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय की। अब देखो यहां पर फिर से आपके न्यूमरेटर में क्या होगा 0.8 और 0.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है सिर्फ ई आ रहा है, तो ई अपॉन की, ठीक है। तो चाहे डिविडेंड पॉलिसी आपका पे आउट रेशियो 20% वाला रहे या चाहे डिविडेंड पॉलिसी आपका पे आउट रेशियो 80% वाला रहे, शेयर का प्राइस क्या हो रहा है हर बार सेम आ रहा है, ठीक है। या फिर देखो यहां भी मैं आपको पूरा लिख के बता सकता था कि यहां पर आर अपॉन के जो है, ठीक है, आर अपॉन के जो क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, तो ये फॉर्मूले में क्या होगा आपका डी एलिमिनेट ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो टी प्लस आर अपॉन के जो है उसकी जगह हम 1 लिख दिए, ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाय अब क्या होगा की, ठीक है। ये जो आर अपॉन की है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं। अब देखो क्या होगा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बताना, डी प्लस ई माइनस डी, ठीक है, तो डी और माइनस डी ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, डी माइनस डी तो क्या हो गया 0 हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है सिर्फ आपका ई आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है की। तो जब रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है, ठीक है, जब रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है तो शेयर प्राइस का जो फॉर्मूला है वोल्टर्स मॉडल में वो क्या निकल के आ रहा है, देखो ई अपॉन के आ रहा है, डी वाली टर्म ही एलिमिनेट हो गई। हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो शेयर प्राइस है, ठीक है, वो डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता चाहे डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी रहे, ठीक है, शेयर प्राइस क्या होगा हरदम सेम ही आने वाला है और क्या आएगा आपका ई अपॉन के ही आएगा। समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो ये आपको लिख के बताने की जरूरत नहीं थी कुछ भी, ये कुछ भी लिखना नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना सेकंड वाले पार्ट में, ये एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने सिर्फ ब्लैक कलर से लिखा है ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी रहो शेयर प्राइस पे कुछ भी अफेक्ट पड़ने वाला नहीं। ओके, अब यहां पर देखो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या है 10% है, ठीक है, इस वजह से आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या लगेगा 10% ही लगेगा, तो आर इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू क्या चाहिए हमें 10% चाहिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% चाहिए हमें और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है 1 अपॉन पी रेशियो, ठीक है, 1 अपॉन पी रेशियो। यहां पर देखो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 10% लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेस्ट डेसिमल्स में लिखो 10% यानी क्या हो गया 0.1, तो 0.1 इज इक्वल्स टू 1 बाय पी रेशियो। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो होता है, ओके। और अगर आपको शेयर प्राइस जो है वो क्या चाहिए आपको इंडिपेंडेंट चाहिए डिविडेंड पॉलिसी से, तो उस केस में क्या चाहिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम चाहिए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला था ना, देख लो कंप्यूट पी रेशियो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, जो डिविडेंड पॉलिसी है उससे आपके शेयर प्राइस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उस केस में जो पी रेशियो क्या रहना चाहिए कंपनी का आपको निकाल के बताना है। तो डिविडेंड पॉलिसी के वजह से, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो भी आपके शेयर प्राइस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम रहना चाहिए, उसका मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी जो निकाल रखा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 10% है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रखा है कितना है 10% है, ठीक है।
तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी दैट शुड बी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट शुड बी इक्वल्स टू 10%। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट शुड बी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तभी क्या होगा, डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी रहो, ठीक है, आपके शेयर प्राइस पे कुछ भी अफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो ये हमने चीज लिख दी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू 10%। और उसको अगर आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या होगा 0.1। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह 0.1 लिख दिया। यहाँ पर देखो हमारा पी रेशियो जो है क्या निकल के आ रहा है, पी रेशियो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कितना 10 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का भी हमने आंसर निकाल लिया है। तो अगर कंपनी का पी रेशियो 10 रहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, आप कैसे बोलोगे इसको, अगर कंपनी का पी रेशियो 10 रहता है तो उस केस में क्या होगा, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तो 10% पहले हमने निकाल लिया था, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा 10% आएगा। अगर कंपनी का पी रेशियो 10 टाइम्स रहता है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा 10% आएगा, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या 10% है, दोनों सेम है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी चाहे कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, शेयर प्राइस क्या होगा हर बार सेम ही आने वाला है। ओके, समझ में आ गया। इस सेकंड वाले पार्ट में क्या करना होगा, जो सिर्फ मैंने ब्लैक कलर से लिखा ना इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना रहेगा। ये ब्लू कलर से जो भी मैंने लिखा था ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में लिख के मत बताना कुछ भी है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, थर्ड पार्ट जो है वो देख लो अब क्या है, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, एनालाइज। ठीक है, अगर पी रेशियो 8 रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो पहले आपको पी रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में 12.5 दिया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या आया था 8% आया था। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना 8% आया था, आप देख लो फर्स्ट वाले पार्ट में आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितना आया था 8% आया था। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या था 10%। तो हमने बोला था कि यहां पर क्या है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या है ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए, पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 0%। ठीक है, अब वो थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले पार्ट में वो बोल रहा है अगर पी रेशियो क्या करो आप 8 लो 12.5 की जगह, तो उससे जो है आपके आंसर में फर्क पड़ेगा क्या, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5, एनालाइज। तो अगर पी रेशियो 8 रहता है, ठीक है, अगर पी रेशियो 8 रहता है तो सबसे पहली बात तो क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा चेंज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशियो, तो 1 डिवाइडेड बाय 8, ये करने पे बताओ कितना होगा 1/8, ये करने पे आ रहा है 0.125। ठीक है, दैट इज 0.125 को आप क्या बोलोगे 12.5%। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो ना, डेसिमल्स को अगर आपको परसेंटेज में करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना रहेगा। 0.125 कितना हो गया 12.5%। तो पी रेशियो अगर 12.5 की जगह 8 है तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा चेंज हो जाएगा। पहले आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% था, अब वो क्या हो गया 12.5% हो गया। ठीक है, बट आपके रिटर्न ऑन इक्विटी में कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो अभी भी क्या रहेगा 10% ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बोलोगे कि जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, ठीक है 10%, दैट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपका जो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी है वो पे आउट रेशियो इक्वल टू 0% नहीं रहने वाला, यहां पर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी जो है वो पे आउट रेशियो इक्वल टू 0% नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दे रहे हैं, अगर कंपनी पे आउट रेशियो क्या करती है 75% रख रही है। ठीक है, जैसे यहां पर टोटल अर्निंग्स कितना है 2 लाख है और डिविडेंड पेड कितना है 1,50,000 है, यहां पर पे आउट रेशियो कितना है 75% है। ठीक है, तो उस केस में जो है अब शेयर प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, यहां पर अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका चेंज हो गया ना, क्या हो गया 12.5% हो गया। ठीक है, तो अब आपका शेयर प्राइस भी क्या होगा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यहां पर देखो मैं फिर से फिगर्स लिख रहा हूं कि आपको आर जो है क्या लिखना है 10% लेना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है 12.5% लेना है। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 10 है और डिविडेंड पर शेयर जो है क्या लोगे आप 7.5। ठीक है, और अब देखो आपका शेयर प्राइस क्या आ रहा है, तो डी की जगह 7.5 लिख देंगे प्लस आर अपॉन की, तो आर कितना 10% यानी कितना 0.1, की यानी कितना 12.5% यानी क्या हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या होगा ई माइनस डी, तो 10 माइनस 7.5 और वोल्ट डिवाइडेड बाय की यानी क्या 0.125। ठीक है, अब देखो आपका शेयर प्राइस क्या आ रहा है, तो 10 माइनस 7.5 करने पे क्या हो गया आपका 2.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 कर दिए और उसके बाद में डिवाइड कर दो 0.125 से, कितना आ गया 2 आ रहा है, 7.5 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 0.125। फाइनल आंसर बताओ क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 0.125 कितना आ रहा है 72 आ रहा है, 72 पर शेयर। आप देखो शेयर प्राइस कितना कम हो गया। ठीक है, जब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा था, ठीक है, जब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा था, भले ही ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी नहीं था। ठीक है, यहां पर पे आउट रेशियो कितना आपका 75% है, वैसे देखे जाए तो क्या होना चाहिए
अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 10% है फर्स्ट वाले पार्ट में, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 8% है, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी क्या रहना चाहिए, पे आउट रेशियो इक्वल टू 0%, ठीक है। बट भले ही पे आउट रेशियो आपका 0% नहीं है, ठीक है, पे आउट रेशियो कितना 75% है, कंपनी क्या कर रही है, तो टोटल अर्निंग्स हो रहा है 2 लाख रुपए का, और कितना डिविडेंड बांट दे रही है 1,50,000, तो पे आउट रेशियो कितना 75%। उसके बावजूद जो है कंपनी का शेयर प्राइस कितना आ रहा है 132.81 आ रहा है, ठीक है। बट जैसे ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो क्या होगा उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो गया, जैसे कि थर्ड पार्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 12.5%, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो गया, तो आप देखो शेयर प्राइस भी गिर जा रहा है, ठीक है। शेयर प्राइस जो क्या हो गया गिर के 72 रुपए हो गया, ठीक है, 72 रुपीज ही हो गया है, ठीक है, जब पे आउट रेशियो 75% है। हमने पे आउट रेशियो सेम लिया, यहाँ पर आपका शेयर प्राइस कितना आया था 132.81 आया था, ठीक है। बस यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था 8% था, ठीक है। अब जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, 8% से कितना हो गया 12.5% हो गया, बाकी सब फिगर्स आपकी सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो शेयर प्राइस कितना ड्रास्टिकली फॉल हो गया, कितना हो गया 72 रुपीज ही हो गया, ओके। तो आपको एक चीज क्या समझ में आ रही है यहाँ पर कि अगर आपकी बाकी सब फिगर्स सेम है, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये आपका क्या सेम है। बट अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपका बढ़ते जा रहा है क्या होगा, शेयर प्राइस क्या होगी कम होते जाएगी, शेयर प्राइस क्या होगी कम होते जाएगी, ठीक है। और ये तो हमें वैसे भी पता था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और शेयर प्राइस में वैसे भी क्या आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर प्राइस क्या होगी कम होते जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम हो रहा है तो शेयर प्राइस क्या होगी बढ़ते जाएगी, ओके, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है उसको भी हमने क्या करा सॉल्व करके बता दिया है, ओके। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया। एग्जाम में जो है क्या कर सकते हैं, इसको भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आने की चांसेस थोड़ी कम ही है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आएगा, और ज्यादातर क्या होगा जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या होगा 5 मार्क के लिए पूछ लेगा, या फिर हो सकता है 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर थोड़ी सी चांसेस है कि 8 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ सकते तो है, ओके। पर ज्यादातर चांसेस है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की, ठीक है। यहाँ पर हमने डिविडेंड डिसीजन जो है ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने जितने भी फॉर्मुलेस थे उसके बेस जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, ठीक है, सब अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करा दिए। ये भी क्वेश्चंस अगर आप करके चल जाते हो डिविडेंड डिसीजन के, पक्की बात है देखना आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 6 क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किए इसी में से देखना आपको क्या होगा कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि हमने हर चीज कवर कर लिया, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन से क्या हुआ हमारा सब कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ कवर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ना वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में अगर इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो डायरेक्ट 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये चैप्टर, और इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का देखो 5 मार्क का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही कम होती है, इसका क्वेश्चन आया तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो या तो 8 मार्क का आएगा या 10 मार्क का आएगा, वैसा रहने वाला, ठीक है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो बढ़िया से आपको जो है जो भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए उनके आप क्या करो रिवीजन अपनी स्टार्ट रखो, ठीक है, और भी क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करते जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, सॉल्यूशंस वगैरह बिल्कुल भी मत देखो, सॉल्यूशन देखने से फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, अगर आप अभी तक भी सॉल्यूशन देख देख के अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रहे हो कुछ भी फायदा नहीं होगा, एग्जाम में पूरे ब्लैंक हो जाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर वगैरह देके देखो, और ठीक है आप रिवीजन तो कर ही रहे हो राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करके वैसे, बट आपको क्या करना है मॉक टेस्ट पेपर्स भी देके देखना है, एटलीस्ट जो आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं वो तो भी आप देके देखो, ठीक है। आपके कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर तो देके हो जाने चाहिए एग्जाम के पहले, उसी से क्या होगा कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्टअप होगा अपना, ठीक है। मार्क्स अभी कम आ रहे चल जाएगा, बट पता तो चलेगा कहां पर मिस्टेक्स वगैरह हो रही है। मॉक टेस्ट पेपर वगैरह एटलीस्ट आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर है वो तो भी देख लेना, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है, वो करो, और अभी के जो लेटेस्ट आरटीपी है वो भी मैं आपको करा ही दूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर्स आपने दे दिया, और इसके अलावा आपने भी कुछ क्वेश्चन स्टार मार्क वगैरह कर रखे होंगे, उसको आपने देख लेना है। इतना भी करोगे सफिशिएंट रहेगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, और आप बढ़िया मार्क्स के साथ जो है पास हो जाओगे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखो और अपनी पढ़ाई चालू रखो, सब बढ़िया ही होगा, आपकी एग्जाम्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सीए इंटर आपका क्लियर हो जाएगा और सीए फाइनल में आपकी एंट्री हो जाने वाली है, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।